हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो फाइनली आज फिजिक्स वन शॉट कंप्लीट होने वाला है। इसके पहले हम लोग ने केमिस्ट्री वन शॉट कंप्लीट कर लिए एंड बायोलॉजी वन शॉट कंप्लीट कर लिया एंड देयर हैज़ बीन टन्स एंड टन्स ऑफ मैसेजेस कि फिजिक्स वन शॉट कराओ। सो विद दिस वी विल बी कंप्लीटिंग फिजिक्स वन शॉट। सो एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, जो हमारे साथ फर्स्ट डे से जुड़े हुए हैं उनके लिए तो ये केक वॉक होने वाला है, क्योंकि उन लोगों ने सारा कॉन्सेप्ट पढ़ चुका है। बट जो अभी ये फर्स्ट टाइम वीडियो देखने वाले तो उनको थोड़ा सा मसला होगा। बट आई वुड रादर से आप इससे पहले एक 5 घंटे का वन शॉट हो चुका है, जिसमें बीपीएससी पीवाईक्यू जितना भी है सारा मैंने करा रखा है। अगर वो देख लोगे इसके बाद ये देखोगे तो बहुत ईजिली सब समझ में आएगा। बट स्टिल आप अभी भी देख सकते हो, अगर आपने लूसेंट पढ़ लिया है थोड़ा बहुत, एक बार भी रीडिंग कर लियो तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। सिट बैक, स्क्रिबल करते रहो और बहुत कुछ सीखने वाले हो। और इसमें थोड़ा फास्ट जाने वाले तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, बट यू हैव टू बेयर दिस। अगर आपने ये 2 या 3 बार लेक्चर लगा लिया, सुन लियो, उसके बाद आई गारंटी यू आप वहाँ पे टिक कर लोगे अपना आंसर। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। पहला टॉपिक है मेजरमेंट एंड यूनिट। 2 सवाल इससे बनता है। तो देखो, सवाल कह रहा है क्या है, फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटी। तो आपको फंडामेंटल और डिराइव्ड में आपको याद होना चाहिए। फंडामेंटल एंड डिराइव्ड में क्या होता है? फंडामेंटल वो सारे चीज़ होते हैं जो बहुत ही फंडामेंटल है, उसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता है। डिराइव्ड में क्या होता है ना, डिराइव्ड में फंडामेंटल का यूज़ करके हम लोग उसको बनाते हैं। जैसे जैसे लेंथ हो गया, मास हो गया, टाइम हो गया, टेम्परेचर हो गया, इलेक्ट्रिक करंट हो गया, लुमिनस इंटेंसिटी हो गया और मोल हो गया। ये सब फंडामेंटल क्वांटिटी है। और डिराइव्ड क्या हो गया, जैसे प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, या फिर आपका क्या हो गया, फोर्स हो गया, मास इनटू एक्सेलरेशन। ये सब क्या, डिराइव्ड क्वांटिटी, क्योंकि मास का यूज कर रहे हैं हम। और मास हमारा क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी है। समझ में आ गया? जो चीज फंडामेंटल क्वांटिटी से डिराइव होकर आ रहा है दैट इज कॉल्ड डिराइव क्वांटिटी। इसमें क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी। अभी हमने देखा इलेक्ट्रिक करंट, यहाँ पे देखो ये रहा ना हमारा इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी है। लेकिन फोर्स, वेलोसिटी, इलेक्ट्रिक करंट ये सब क्या है, डिराइव क्वांटिटी। फोर्स का हमने क्या बताया, एफ इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। वेलोसिटी डिराइव होता है, ए इक्वल टू वी माइनस यू टी होता है। इलेक्ट्रिक करंट हो गया, ठीक है। वर्क, वर्क किससे होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट करोगे तो वर्क आपका निकल के आएगा। समझ में आ गया? ये सारा चीज हमारा फंडामेंटल है, डिराइव क्वांटिटी से है। वेरी गुड। अब ये इंपॉर्टेंट है, यूनिट ऑफ पावर, इलेक्ट्रिक पावर इज वॉट। वॉट होता है। फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। यूनिट ऑफ वर्क इज जूल। फ्रीक्वेंसी इज मेजर्ड इन हर्ट्स। देखो थोड़ा फास्ट चलूंगा, बट आप कैचअप करना स्टार्ट करो। ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। अब किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टिविटी क्या होता है, उसका इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है, कितना फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को वो रोक सकता है, कितना इलेक्ट्रॉन्स को वो अपोज करता है, दैट इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। इसका यूनिट क्या होता है, ओम मीटर। वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ से आपको आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए याद आना चाहिए। रो क्या है, हमारा रेजिस्टिविटी है। समझ में आ गया? आपको फॉर्मूला आना चाहिए वी स्क्वायर बाई आर। ये सब सारा चीज खैर इलेक्ट्रिक करंट आएगा तो उसमें बताऊंगा। चलो नेक्स्ट पे आओ। लाइट ईयर इज यूनिट ऑफ डिस्टेंस। ये देखो हर साल पीवाईक्यू में आता है, ये बीबीएससी का फेवरेट सवाल है। लाइट ईयर इज यूनिट ऑफ डिस्टेंस। ठीक है। पार्सेक आप मुझे बताना कमेंट में, व्हाट इज पार्सेक। अ लाइट ईयर इज अ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। ठीक है। द रीजन वाई एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस आर मेजर्ड इन लाइट ईयर्स बिकॉज स्पीड ऑफ लाइट इज ऑलवेज सेम। रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन स्ट्रेट लाइन पे जाता है। अच्छा देखो पार्सेक आ गया, पार्सेक इज यूनिट ऑफ डिस्टेंस। ठीक है, जो जो इंपॉर्टेंट है बस अपन वही आपको करवा रहे। यहाँ पे 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू, ठीक है, एक दो तीन चीज यहाँ पे छूटा हुआ है। जेप्टो बताना, 1 जेप्टो क्या होता है और 1 फेम्टो क्या होता है। ये आप कमेंट सेक्शन में अभी फिलहाल पॉज करो और लिखो इसका आंसर। ठीक है, 1 जेप्टो क्या होता है और 1 फेम्टो क्या होता है। वेरी गुड। अब देखो फिजिकल क्वांटिटी, यहाँ पे देखो क्या क्या है। एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फोर्स का क्या होता है, फोर्स का होता है हमारा न्यूटन। वर्क डन का जूल। इम्पल्स का न्यूटन सेकंड होता है। इम्पल्स, इम्पल्स क्या होता है, इम्पल्स इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम। आप इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल वहां पे देखते होंगे, जब आप बॉल पकड़ते होगे, टेनिस बॉल खन्ना सुपर हो गया या फिर कॉर्केट बॉल, ड्यूस बॉल जो होता है। तो जनरली क्या करते हो आप, पीछे आपका हाथ बेंड होता है ना, क्योंकि आप डिक्रीज करते हो, टाइम को डिक्रीज करोगे, मोमेंटम, आपका फोर्स कम होगा ना। एफ इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, आपने पढ़ा होगा ये, चेंज इन मोमेंटम। तो जितना ज़्यादा टाइम आपका बढ़ेगा, आपका फोर्स इम्पैक्ट कम होगा। और यही इसको देखोगे, मोमेंटम को इम्पल्स है तो ये फोर्स इन टाइम हो गया। ये सारा चीज़ आपको याद होना चाहिए। ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर क्या है, पास्कल है। ठीक है, अब यहाँ पर आओ। वॉट का यूनिट पावर है। नॉट शिप का मेजर करता है नॉटिकल माइल नेविगेशन के लिए। ठीक है, कैलोरी हीट हो गया, जूल वर्क हो गया, एम्पियर करंट हो गया, वोल्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया। अब ये इंपॉर्टेंट है ना, जिसको जिसको मैं बता रहा हूँ वो सब इंपॉर्टेंट है। नंबर ऑफ वॉट्स इन हॉर्स पावर इज 746। 746 याद होना चाहिए। 1 हॉर्स पावर में कितना वॉट होता है, 746। ठीक है, एंगस्ट्रॉम इज अ यूनिट ऑफ वेवलेंथ हो गया, है ना। यहाँ पे हाई स्पीड मैक है, हाई स्पीड मैक नंबर होता है ना, कितना मैक इंजन है वो पूछते हैं। वेवलेंथ एंगस्ट्रॉम में होता है, प्रेशर पास्कल होता है, एनर्जी जूल में होता है। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। अच्छा इसी से मुझे बताना, एक पीवाईक्यू है, टेस्ला। टेस्ला क्या चीज़ का है, ठीक है, वो टेस्ला नहीं जो आप सोच रहे हो, वो टेस्ला नहीं। ठीक है, टेस्ला मुझे बताना क्यों इंपॉर्टेंट है।
और वेबर भी बताना, ठीक है, वेबर किसका यूनिट है, वेबर, ये दोनों आपका टास्क है। चले, पावर ऑफ लेंस डायोप्टर में, प्रेशर पास्कल, एक्टिविटी ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस बेक्यूरल, हीट जूल, 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 1/1000 मिलीमीटर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब अगर सेंटीमीटर में आ जाएगा तो आप उसका आंसर बता सकते हो, ठीक है। 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 1/1000 मिलीमीटर। डेसिबल यूनिट ऑफ साउंड इंटेंसिटी मेजर करता है, ठीक है। हॉर्स पावर यूनिट ऑफ पावर, नॉटिकल माइल्स यूनिट ऑफ नेवल डिस्टेंस, सेल्सियस यूनिट ऑफ टेम्परेचर। इसमें से अगर कोई मुझसे बोलेगा इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट हॉर्स पावर एंड डेसिबल, ठीक है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। चले नेक्स्ट पे आए, यहाँ पे स्किप करो, यहाँ पे 1 किलोमीटर तो पता है 1000 मीटर होता है। पैस्कल इज यूनिट ऑफ मेजरिंग प्रेशर, ठीक है। यूनिट ऑफ प्रेशर, प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। अब इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल आप हर दिन करते होगे, प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया का। अगर आप एरिया किसी चीज़ का बढ़ा दोगे तो उसमें प्रेशर कम लगेगा। जैसे पैरागॉन चप्पल पहनते हो, हवाई चप्पल पहनते हो, तो उसका एरिया ज़्यादा होता है, बट जो लड़कियां पहनती है वेजेस पहनती है, तो वेजेस का एरिया कम हो जाता है, जिसके कारण प्रेशर अधिक लगता है। अब अब वो लोग जब डांस करके आती है, डांस ऑन द फ्लोर, तो उनके बाद आप देखते होगे वो हाथ में अपना वेजेस या फिर जो हील्स पहनती है वो हाथ में रख लेती है। क्यों? क्योंकि एरिया कम हो गया, प्रेशर ज़्यादा लगेगा, अब उनके पैर में चोट लगेगा। बट जो सिग्मा मेल्स होते हैं, जो अल्फा मेल होते हैं, वो लोग मस्त पैरागॉन चप्पल पहने घूमते हैं, तो आराम से वहाँ पे डीजे पे डांस कर लेते हैं। समझ में आया? इसका ये रीज़न होता है। चलो, यूनिट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज बार। यूनिट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? बार होता है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, बाइट कंप्यूटर में होता है क्यूसेक, रेट ऑफ फ्लो। बस, डॉप्सन यूनिट इंपॉर्टेंट है, यूनिट ऑफ, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट डॉप्सन यूनिट, ठीक है। यूनिट क्या होता है? यूनिट ऑफ मेजर ऑफ थिकनेस ऑफ ओजोन। ओजोन लेयर का कितना थिकनेस है, किससे अपन मेजर करते हैं? डॉप्सन से करते हैं। Dobson unit is a measurement of concentration of ozone layer. Ozone layer में कितना concentration है? That is measured by Dobson unit. Very nice. Next पर आते हैं, measuring devices and scale. सोनार का full form अब sound navigation and ranging. ठीक है, ये फॉर्मूला इसका होता है, फॉर्मूला क्या एक्रोनिम होता है, ठीक है। कहाँ पे अल्ट्रासोनिक वेव्स यूज करता है ये? आगे बढ़ो, वोल्ट मीटर, ये इंपॉर्टेंट है। वोल्ट मीटर पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है, एमीटर इलेक्ट्रिक करंट को, गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। पोटेंशियोमीटर इलेक्ट्रोमोटिव करंट। आगे बढ़ो, डिवाइस यूज टू मेजर रिलेटिवली एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर, पायरोमीटर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर को मेजर करने के लिए कौन सा यंत्र यूज करते हैं अपन? दैट यंत्र इज कॉल्ड पायरोमीटर, ठीक है। द थर्मोमीटर नोन एज रेडियो पायरोमीटर इज कॉल्ड रेडिएशन थर्मोमीटर। फाइरोमीटर इज सब यूज फॉर सोलर रेडिएशन, ये भी इंपॉर्टेंट है ना। फाइरोमीटर, फाइरोमीटर हम लोग क्या चीज में यूज करते हैं? सोलर रेडिएशन में यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे आओ, एमीटर हम लोग ने देख लिया, इलेक्ट्रिक करंट। हाइग्रोमीटर रिलेटिव ह्यूमिडिटी, दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। हाइड्रोमीटर अलग होता है, हाइग्रो अलग होता है। हाइग्रोमीटर इज फॉर मेजरिंग रिलेटिव ह्यूमिडिटी। बैरोमीटर प्रेशर, ठीक है। ओडोमीटर क्या मेजर करता है? डिस्टेंस बिटवीन मोटर व्हीकल, ठीक है। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट फॉर डिस्टेंस कवर्ड बाय टू मोटर व्हीकल, बाय मोटर व्हीकल, ओडोमीटर से मेजर करते हैं, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बैरोमीटर। बैरोमीटर से आपको याद आना चाहिए, अचानक टेम्परेचर राइज होता है, अचानक जब मर्करी लेवल बैरोमीटर गिरता है, तो दैट इंडिकेट्स टेम्परेचर आपका क्या हो रहा है, या फिर आपका वेदर क्या है, ये आप बताना कमेंट सेक्शन पे। जो मैं लिख रहा हूँ, देखो बहुत लोग हैं हम लोग के इसमें, वो पूरा लिखते हैं, तो उनका देख रहे हो रिविजन कितना अच्छा हो रहा है। चलो, द डेंसिटी ऑफ मिल्क कैन बी ऑब्टेन्ड बाय यूज ऑफ लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर से आप क्या मेजर करते हो? डेंसिटी। और लैक्टोज इंटॉलरेंट भी आप सुनते होगे ना। अच्छा मुझे बताओ, मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करने के लिए कौन सा एंजाइम यूज करते हैं हम लोग, और वो एंजाइम कहाँ पाया जाता है? क्या वो पैनक्रियाज या वो गैस्ट्रिन जूस में पाया जाता है, या फिर स्टमक में, या फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में? साथ साथ हम लोग बायोलॉजी का भी रिविजन कर रहे हैं। मेजरिंग ह्यूमिडिटी इन द एयर, सेम सवाल हाइग्रोमीटर ऊपर अपन ने देखा था। देखो मैं बता रहा हूँ, ये वाला कर जाओ। दुनिया में, इंडिया में जो भी पीसीएस एग्जाम दे रहे हो, सारा एग्जाम आपका क्लियर हो जाएगा ये वीडियो से, क्योंकि सेम सवाल ही पूछते, घूम फिर के रिपीटेड ही मिलना है अपने को। मेजरिंग ह्यूमिडिटी देखो, सेम सवाल हाइग्रोमीटर। थर्मो रजिस्टर क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक थर्मोमीटर होता है, ठीक है। ईईजी, ईईजी जो होता है क्या मॉनिटर करता है? ब्रेन। ईसीजी आप मुझे बताना क्या मॉनिटर करता है, कौन सा ऑर्गन मॉनिटर करता है? स्टेथोस्कोप हार्ट साउंड को मेजर करता है। स्पाइगोनोमीटर ब्लड प्रेशर को मेजर करता है। जो आप देखते होगे ना, आप घर पे आप मम्मी पापा या फिर कोई दादा दादी जी होंगे, तो आप उनका मेजर करते होंगे ब्लड प्रेशर एक इंस्ट्रूमेंट को, तो उस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है? स्पाइगोनोमीटर। वेरी गुड। लक्स मीटर मेजर करता है इंटेंसिटी ऑफ लाइट को, और कैरेटोमीटर क्या करता है? प्योरिटी ऑफ गोल्ड। कैरेट आप देखते हो 24 कैरेट, 23 कैरेट। स्पाइगोनोमीटर अपन ने देख लिया। रेडार इज यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग द प्रेजेंस एंड लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स विद रेडियो वेव्स, ठीक है। रिंगलमैन स्केल, ये इंपॉर्टेंट है। रिंगलमैन स्केल क्या है? यूज्ड टू मेजर द डेंसिटी ऑफ स्मोक। स्मोक कितना निकल रहा है, तो रिंगलमैन। जैसे आप पराली देखते होगे, जब यहाँ पे दिल्ली हरियाणा वाले एरिया में क्या होता है, नवंबर के टाइम पे आफ्टर पोस्ट दिवाली, और जब ऑनसेट होता है ठंडा का, तो उसके बाद देखते होगे ना स्मोक बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो रिंगलमैन स्केल से अपन मापते हैं।
इंटेंसिटी इज मेजर बाय रिक्टर स्केल, और मर्सिली स्केल से मुझे बताना, मर्सिली स्केल से अपन अपन क्या मापते हैं? इंटेंसिटी तो हम लोग रिक्टर स्केल से करते हैं, ठीक है। एम्पलीट्यूड ऑफ सेस्मिक रिक्टर स्केल हो गया। आगे बढ़ो। अर्थक्वेक सिस्मोग्राफ, हाइट एल्टीमीटर, एल्टीमीटर से हाइट मापते हैं। इलेक्ट्रिक करंट एमीटर से, रेजिस्टेंस ओम हो गया। फैथोमीटर डेप्थ ऑफ सी, बैरोमीटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हाइग्रोमीटर एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी। देखो सारा चीज रिपीट मिल रहा है हम लोग को, जो ऊपर से पढ़े थे वही चीज है। फैथोमीटर, फैथोम देखो ये वर्ड अगर तोड़ोगे, ये आपका इंग्लिश में आता है फैथम। माई लव फॉर यू इज फैथम वाला हम लोग यूज करते हैं, मतलब अगर आपने शेक्सपियर वगैरह पढ़ा होगा तो वो फैथोमेट लिखते हैं, है ना, वो ओल्ड ओल्ड इंग्लिश में लिखते थे फैथोमेट, मतलब डेप्थ होता है कितना आपका किसी चीज का डेप्थ है। तो इन रिलेशन टू ओशन उसमें सी कहते हैं, बट इन रिलेशन टू इमोशंस आप फैथम बोल सकते हो। अब अगर अपने लवर को प्रपोज करने वाला तो यूज दैट वर्ड फैथम। एनेमोमीटर, एनेमोमीटर इज यूज्ड टू मेजरिंग विंड वेलोसिटी। सेस्मोग्राफ, सेस्मोग्राफ अर्थक्वेक होता है। बैरोग्राफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। देखो सेम चीज रिपीट मिल रहा है तो इसको अपन स्किप करते हैं, जो जो सेम रिपीट हो रहा है उसको स्किप करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आओ मैकेनिक्स, अब यहाँ से थोड़ा मजा आएगा ना, वहां तक तो रटवा रहा था। द फर्स्ट पर्सन डिफाइन स्पीड वाज गैलीलियो, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये आपने टाइम एंड वर्क और स्पीड एंड डिस्टेंस वाला सवाल भी करते होगे मैथ्स का, तो उसमें ये आता होगा। तो स्पीड का खोज किसने किया था? गैलीलियो साहब ने किया था। अब यहाँ पर आओ। अ सिंपल मशीन हेल्प्स इन डूइंग सेम अमाउंट ऑफ वर्क विद लेसर फोर्स, ठीक है। सेम अमाउंट ऑफ वर्क विद लेसर फोर्स होता है, मशीन का काम ही है ना। थ्री इडियट्स वाला याद आ गया, मशीन इज समथिंग दैट दैट सिंप्लीफाइज योर वर्क, ठीक है। अमंग द अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन अ सेंसिटिव बैलेंस, इफ ही इनहेल्स द रीडिंग ऑफ द बैलेंस विल इंक्रीज, ऑब्वियसली इनहेल करेगा तो वो रीडिंग इंक्रीज करेगा। अमंग द स्पीड वेलोसिटी एंड टॉर्क एंड डिस्प्लेसमेंट, इट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। स्पीड एंड वेक्टर के बारे में, स्केलर एंड वेक्टर के बारे में याद होना चाहिए। स्केलर केवल मैग्नीट्यूड को करता है, वेक्टर हमारा मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, दिशा पता है इसको वेक्टर को, और स्केलर को दिशा पता नहीं है। समझ में आ गया? स्केलर एंड वेक्टर क्लियर हो गया। इसमें क्या पूछा? डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, फोर्स एंड वॉल्यूम में कौन सा वेक्टर क्वांटिटी नहीं है? वॉल्यूम स्केलर क्वांटिटी है। वेलोसिटी के पास तो डिस्टेंस है ना, डायरेक्शन है। फोर्स के पास भी डायरेक्शन है। वॉल्यूम के पास तो कोई नहीं है, वॉल्यूम के पास तो मैग्नीट्यूड है ना। आप क्या बोलते हो? 100 मीटर क्यूब का मेरे पास सिलेंडर है, या फिर जो भी है, तो आप ये तो नहीं बताते 100 मीटर क्यूब एक्स वाई जेड एक्सिस पे मेरा ऐसा करके है, वो तो नहीं बताते हो। समझ में आया? टाइम, स्पीड, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस में कौन सा वेक्टर क्वांटिटी है? डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स, प्रेशर, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन में कौन सा स्केलर क्वांटिटी? प्रेशर, प्रेशर क्या है? अपना स्केलर क्वांटिटी है। अब मुझे बताओ, क्या प्रेशर को मैं डिराइव करके लाया हूँ या फिर फंडामेंटल क्वांटिटी है? वेरी गुड, आंसर आ गया है। अमॉन्ग द मोमेंटम, प्रेशर, एनर्जी एंड वर्क, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी होता है। वेलोसिटी से मेरे को क्या दिख रहा है? वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि डायरेक्शन बता रहा है, इसीलिए दैट बिकम्स वेक्टर क्वांटिटी। एनर्जी तो जूल है, एनर्जी का तो कोई मैग्नीट्यूड होता है ना, डायरेक्शन तो नहीं होता है। आप कभी बोलते हो कि मेरा एनर्जी 300 जूल है, नॉट डायरेक्शन में, ऐसा तो नहीं बोलते ना। आप सिर्फ बोलते हैं कि मेरे पास 300 एनर्जी जूल है, 38 एटीपी, आप ऐसे कभी बोलोगे? सेम चीज है। फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। एनर्जी इज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप मुझे बताओ, अगर आप यहाँ से ऊंचाई से, बहुत ऊंचाई से अगर बॉल फेंकोगे तो क्या एनर्जी चेंज हो रहा है? वेरी गुड। पोटेंशियल एनर्जी कुछ था यहाँ पे अगर मान लो ये हाइट एच है, यहाँ से आप बॉल को फेंक रहे हो, तो आपका पोटेंशियल एनर्जी इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी, और यहाँ पे पहुंच के रेस्ट में पहुंच जाएगा। रेस्ट में भी नहीं, यहाँ पे भी एनर्जी होगा, हीट एनर्जी में रिलेटेड हो जाएगा, फ्रिक्शन एनर्जी कुछ आ जाएगा। तो एनर्जी इज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। लाइफ का भी प्रिंसिपल यही है। आप पॉजिटिव एनर्जी लो, आप पॉजिटिव एनर्जी रेडिएट करोगे तो आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलेगा। आप कर्म ही बुरा करोगे तो फिर आपको बुरा ही मिलेगा ना। तो यही देखो, फिजिक्स का चीज है ये। एनर्जी ऑफ विंड क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी, घूम रहा है, जो मूवमेंट कर रहा है वो काइनेटिक एनर्जी हो गया। मोस्ट ऑफ द सोर्सेज ऑफ एनर्जी वी यूज रिप्रेजेंट स्टोर्ड एनर्जी, द सोर्स आर नॉट एलिमेंट, न्यूक्लियर एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी होता है, ठीक है। नॉन कन्वेंशनल एनर्जी क्या होता है? जो आपको वापस से बना सकते हो, रिन्यूएबल एनर्जी, गोबर गैस हो गया, सोलर हो गया, विंड हो गया, दैट इज रिन्यूएबल एनर्जी, रिन्यू कर सकते हो, है ना। एनर्जी कन्वर्जन ये इंपॉर्टेंट है। एनर्जी कन्वर्जन क्या होता है? सनलाइट टू इलेक्ट्रिक, सोलर सेल, सोलर सेल में क्या मैंने बताया था? पैरेलल रेज आएगा, फोकस में मिलेगा, यहाँ पे सामान रखोगे जल जाएगा, है ना। सोलर सेल का ये सिद्धांत होता है। डायरेक्ट आपसे सवाल पूछेगा कि जो ऑब्जेक्ट होता है इन्फिनिटी पे होता है, कहाँ पे टकरा के आएगा? फोकस में टकराएगा, अगर यहाँ पे सामान रख दोगे आपका सामान हीट हो जाएगा। इलेक्ट्रिक टू साउंड क्या करता है? लाउड स्पीकर, इलेक्ट्रिक आप दोगे, साउंड जो आता है ना, डीजे बजता है, तो वही उसी से बचता है। मास टू हीट, न्यूक्लियर रिएक्टर में आप यूरेनियम दोगे तो उससे बहुत सारा हीट जनरेट होगा। केमिकल टू हीट एंड लाइट, फ्यूल कंबशन, ठीक है। केमिकल टू हीट एंड लाइट, जो आप गाड़ी चलाते हो तो केमिकल होता है। अच्छा मुझे बताओ, ये तो मैंने कई दफा पूछा है बट स्टिल मैं पूछ रहा हूँ, एलपीजी एंड सीएनजी में कौन कौन सा गैस प्रेजेंट होता है? ये कमेंट सेक्शन में आप हमें बताएं।
न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया। अब देखो ये वर्ड बहुत लोगों को पता नहीं होता, इनर्शिया। इनर्शिया क्या होता है ना, किसी चीज का स्टेट जो उसको रोक रहा है करने से। इनर्शिया मतलब मान लो आपको आंसर राइटिंग करने में मौत आती है, मतलब वर्ड सही नहीं है, मतलब आपको बहुत वो होता है, मतलब मैं नहीं करना चाहता हूँ, ऐसा आप सोचते होगे कि इनर्शिया बहुत है मेरे अंदर, मैं आंसर राइटिंग नहीं करना चाहता हूँ। अब बेशक मुझसे प्रीलिम्स करवा लो, ये करवा लो, जो कि मेरा डिफरेंट है, मुझसे प्रीलिम्स में बहुत दिक्कत होता है, मुझे मेंस में मजा आता है। तो देखो इनर्शिया क्या होता है, एक ऐसा स्टेट, जैसे मान लो ठंडा के दिन पे आप सो रहे हो, रजाई में आप घुसे हुए हो, रात के 9 बज रहे हैं और आप चैट कर रहे हो किसी के साथ। अब आपको मैं यहाँ पे बोलूँगा कि जाओ भाई यहाँ से मेरे लिए कॉफ़ी पाउडर ले आओ, तो क्या आप जाओगे? तो आपका इनर्शिया बहुत हाई है, क्यों जाओगे आप? तो यही होता है। अब यहाँ इसका एग्ज़ाम्पल समझो। अ ट्रेन स्टार्ट्स मूविंग द हेड ऑफ द पैसेंजर सिटिंग लीनवर्ड बिकॉज़ ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अब देखो एक सवाल आप पीवाईक्यू आपको याद आ रहा होगा। जब गाड़ी आप कार बस में बैठे हो, है ना? यहाँ पे बैठे हो और ये राइट टर्न अगर ले लेगा, तो आप लेफ्ट टर्न क्यों जाते हो? इसका रीज़न क्या है? आपका जो पैर है, वो बस के साथ आगे मोशन कर रहा है, बट जो आपका अपर बॉडी है, अपर बॉडी रेज़िस्ट करेगा चेंज को और इसी कारण से वो लेफ्ट में चल जाएगा। दैट इज़ बिकॉज़ ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट। समझ में आ गया? इनर्शिया के कारण से होता है वो। सेम यही चीज़ है इनर्शिया ऑफ रेस्ट। A man standing on a completely frictionless can propel himself by whistling if no external force and काम का नहीं। If it is difficult to walk on ice and on because it ice has lesser friction। ठीक है, जितना फ्रिक्शन अधिक रहेगा तभी तो हम लोग मजा आता है। मैं अभी यहाँ पे टैब में लिख पा रहा हूँ, क्यों? फ्रिक्शन है। फ्रिक्शन नहीं होगा तो मैं लिख ही नहीं पाऊंगा। तो फ्रिक्शन इज ऑल्सो नेसेसरी, बट फ्रिक्शन का डिमेरिट भी है, उससे वो आपका क्या कहते हैं, जो मशीन का वेयर एंड टियर होता है उसी कारण से। In starting a loaded cart, one has to push harder than to keep because there is a less friction once the cart start moving। ठीक है, समझ में आ गया? स्टार्टिंग में तो फ्रिक्शन है ना, एक बार जब हम लोग भी होता है ना, एक बार लिखना स्टार्ट कर दे, पढ़ना स्टार्ट कर दे, तो फिर उसके बाद खत्म हो जाता है। वेरी गुड। फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, न्यूटन का थर्ड लॉ यही कहता है। ठीक है, यहाँ पे आओ, ये छोड़ो इसको, आओ। द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी ऑफ मास, द रेशियो ऑफ वेलोसिटी इज कितना? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर होता है। अगर काइनेटिक एनर्जी 4 है, ये 9 है, तो v अंडर रूट वी वन बाई वी टू होगा, तो 2:3 होगा। समझ में आ गया? हाफ एम वी स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? एम जी एच। और काइनेटिक एनर्जी का क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर। बस ये याद होना चाहिए आपको। चलो, साइकिल्स एंड कार यूज्ड बॉल बेयरिंग बिकॉज द इफेक्टिव एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द व्हील एंड एक्सेल इज रिड्यूस। इस कारण से आराम से वो रोटेट कर सकता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट पे आओ। हाँ, ये अच्छा सवाल है। अ फोर व्हीलर व्हीकल मूविंग इन अ शार्प सर्कुलर पाथ एट हाई स्पीड विल ओवरटर्न अबाउट इट्स आउटर व्हील एंड स्किड आउटवर्ड्स। ठीक है, जो शार्पर टर्न लोगे तो वो ओवरटर्न कर जाएगा आउटर व्हील में और स्किड कर जाएगा, आउटवर्ड कर जाएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। एक्सेलरेशन ए इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी, नेगेटिव एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन कहते हैं इसको। ये इंपॉर्टेंट है। द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ वॉशिंग मशीन इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है? जो वॉशिंग मशीन का जो होता है, वो जिससे घूमता है, दैट इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगेशन। सेपरेशन ऑफ क्रीम, ये भी इंपॉर्टेंट है, सेंट्रीफ्यूगेशन से ही होता है। जो आप छाछ छाछ या फिर दही जो आप निकालते हो घर से, चर्न करते हो ना, दैट इज ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल। अब आप मुझे बताओ सेंट्रीपिटल क्या होता है? अगर वो मौत है कुआं में गाड़ी जो गोल गोल घूमता है, दैट इज सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल। आप ये कमेंट सेक्शन में हमें बताना। चले, मोशन अंडर ग्रेविटी, हु एंटिसिपेटेड न्यूटन बाय डिक्लेयरिंग दैट ऑल थिंग्स ग्रेविटेट टू द अर्थ? वेरी इंपॉर्टेंट, ब्रह्मगुप्त। ब्रह्मगुप्त का किताब का नाम मुझे बताना। थ्योरी ऑफ ग्रेविटी न्यूटन साहब ने दिया था। सर आइजैक न्यूटन के आगे तो भाई सर 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 लगा दो, बहुत मतलब मैसिव रिस्पेक्ट फॉर हिम। एस्ट्रोनॉट्स इन स्पेस कैन नॉट स्टैंड एरेक्ट, दिस इज बिकॉज देयर इज नो ग्रेविटी। अब एक सवाल मैं पूछ रहा हूँ, मुझे बताना। मैं अगर मून के सरफेस से एक स्टोन को लेकर आ रहा हूँ और अर्थ में लेकर आ रहा हूँ, तो इसका मुझे बताना मास और वेट में क्या डिफरेंस होगा? क्या मास सेम रहेगा या वेट सेम रहेगा? ये मुझे बताना। क्वेश्चन समझ में आया? मून से उठा के, मून के सरफेस से उठा के मैंने एक स्टोन को अर्थ में ले आया, तो क्या उसका मास चेंज होगा या वेट चेंज होगा या फिर दोनों सेम रहेगा? If an apple is released from an orbiting spaceship, it will move along the spaceship at same speed। ठीक है, सेम सेम में ये करेगा वो। अब यहाँ पर आओ, ये बीबीसी का पीवाईक्यू के अनुसार ये वाला इंपॉर्टेंट है। द वेट ऑफ ह्यूमन बींग्स ऑन द मून इज 1/6 इन कंपेरिजन टू अर्थ, द मून डज नॉट हैव ग्रेविटी। ठीक है, और ये भी इंपॉर्टेंट है। फेदर, ये तो मैंने आपको कई बार करा रखा है ना। अगर फेदर जहाँ पे एयर रेजिस्टेंस 0 है, तो दोनों सेम टाइम में पहुंचेगा, मास पे डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, चलो ये वाला यहाँ से इतनी सवाल बनता है। ठीक है, हाँ ये इंपॉर्टेंट है। द नोन फोर्सेज ऑफ नेचर कैन बी डिवाइडेड इनटू 4: ग्रेविटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, वीक न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। अमंग देम ग्रेविटी इज द स्ट्रॉन्गेस्ट अमंग द फोर। ग्रेविटी क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स अगर होगा, दो मास है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। आप कितना ज्यादा अट्रैक्ट कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। सबसे अधिक ये चारों में तो ग्रेविटी का ही है।
हाँ, ये वाला आपको याद आ रहा है? ये वाला मैंने 5 घंटे वाले में अच्छे से कराया था। इफ अ पर्सन सिटिंग ऑन लिफ्ट, ही विल फील उनका जब वेट कब इंक्रीज़ होगा, जब गोइंग अपवर्ड होगा, अप तरफ जाने पे क्या हो जाता है, mg प्लस ए होता है ना, रिलेटिव r इक्वल टू mg प्लस ए। याद आ रहा है ये सारा चीज़ें? ग्रेविटी इधर है, ये वाला अपैरेंट वेट होता है इधर ही होता है, तो ऐड हो जाएगा। समझ में आ रहा है सारा चीज़ें? पेंडुलम क्लॉक लूजेस टाइम इन समर बिकॉज द लेंथ ऑफ पेंडुलम इंक्रीज इन टाइम पीरियड। ठीक है, पेंडुलम क्लॉक आप देखते हो ना लूज करता है टाइम, क्योंकि लेंथ ऑफ पेंडुलम इसका इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पर आओ। सिंपल पेंडुलम। अर्थ escape velocity is 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। इसीलिए आप देखते हो कि मून पे कोई ज़्यादा एटमॉस्फेरिक नहीं रहता, क्योंकि वो लोग गायब हो जाता है आरएमएस वेलोसिटी से। उसे if an object is thrown into space, it will with a speed of 8 किलोमीटर पर सेकंड it will return to the earth. There is no, हाँ ये देखो यही है ना, escape velocity of gas molecule on it is less than the square, ये वाला यही चीज़ बता रहा था। ये PYQ भी आप देखोगे ना, ये 70th एग्जाम में आया था। सवाल यही पूछा था कि एटमॉस्फेयर क्यों नहीं है मून में, क्योंकि जो एस्केप वेलोसिटी होता है ना, एस्केप वेलोसिटी जो होता है आरएमएस से कम हो जाता है, ये कारण से वो एटमॉस्फेयर नहीं हो पाता है उसके पास। अच्छा मुझे बताओ, वीनस में कौन सा एसिड होता है प्रेजेंट? लाइटिंग इन अ कैंडल स्पेस डज नॉट प्रोड्यूस अ फ्लेम, अ फ्लेम एग्जिस्ट ड्यू टू पुल ऑफ ग्रेविटी। बिल्कुल है, वहां पे आप अगर सिगरेट पीते होगे तो वहां पे आप लाइट नहीं जला पाओगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज पर आओ। हाँ ये इंपॉर्टेंट है। द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस मस्ट स्टे टुगेदर इज कॉल्ड ट्रिपल पॉइंट। ट्रिपल पॉइंट में सॉलिड लिक्विड गैस एक साथ रहता है। ड्रॉप ऑफ वाटर स्फेरिकल शेप ड्यू टू सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन आपको याद आ रहा है? ये सारा मैंने आपको करा रखा है सरफेस टेंशन। आप गर्म खाने आपका क्या कहते हैं पूरे माउथ में फैल जाता है, इसीलिए आप गर्म खाना खाते हो, लेकिन ठंडा खाना आप देखते होगे तो वो सिकुड़ जाता है, यहाँ पे आता है, क्योंकि फ्लूइड का काम क्या है, उसको स्ट्रेच करना। रेन ड्रॉप स्फेरिकल ड्यू टू सरफेस टेंशन, ये तो हम लोगों ने मीम भी देखा था। ठीक है। ऑयल स्प्रेड्स ऑन वाटर बिकॉज सरफेस टेंशन ऑफ ऑयल इज लेस देन वाटर। ठीक है, ऑयल स्प्रेड करता है पानी में क्योंकि सरफेस टेंशन ऑयल का कम है वाटर के अनुपात, इसीलिए वो स्प्रेड करता है। वेरी गुड। प्रेशर इनसाइड अ बबल इज मोर देन दैट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और अगर एक चार्ज रहेगा तो इसका मुझे बताओ, एक चार्ज है, क्या इससे रेडियस बढ़ेगा? अगर हम इंक्रीज कर देंगे चार्जेस तो क्या इसका अंदर का जो रेडियस है वो इंक्रीज होगा कि नहीं होगा? चलो, कैपिलरिटी, ये वेरी इंपॉर्टेंट फिनोमेना। कैपिलरिटी क्या होता है? जैसे आप पहले इंक पेन अपन यूज करते थे, जब हम लोग राइटिंग सुधारने होते थे तो हमारी मैम करते थे कि इंक पेन यूज करो। इंक पेन से आप देखते होंगे ब्लॉटिंग करते थे हम लोग, मतलब यहाँ पे उसका वैक्यूम टाइप कर देता था और यहाँ से ऊपर आता था। या फिर आप प्लांट्स में देखते होगे ना, प्लांट्स अपना न्यूट्रिएंट्स ऊपर कैसे जाइलम के थ्रू कैसे आता है, कैपिलरिटी एक्शन से आता है ना। लेकिन आप अगर जूस पी रहे हो या फिर कोका कोला पी रहे हो, अगर वो एक सिरप, सिरप नहीं, क्या बोलते हैं उसको, अरे जिसे अपन वो सिप करते हैं, सिपर नहीं, अरे वो पतला सा एक स्टिक टाइप का होता है, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा। उससे अगर कर रहे हो तो क्या कैपिलरिटी एक्शन है, या फिर खुद का आप फोर्स लगा रहे हो या वर्क डन कर रहे हो? सवाल आया, समझ में आया सवाल? अगर मैं अगर 2 ऑप्शन दे रहा हूँ आपको, ठीक है? पानी जो आ रहा है प्लांट्स तक, वो कैपिलरिटी एक्शन के थ्रू जा रहा है कि नहीं? और दूसरा है जो आप कोका कोला पी रहे हो, तो जो पतला सा जो पता नहीं, मुझे याद ही नहीं आ रहा वर्ड, आप बता देना कमेंट में, होता है, तो उसमें जो आपके मुँह में पानी जा रहा है या कोका कोला जा रहा है, वो कैपिलरिटी एक्शन से जा रहा है कि आपके वर्क डन से जा रहा है? ठीक है? ठीक है, व्हेन सम चार्जेस प्लेस ऑन अ सोप बबल इट्स रेडियस इंक्रीजेस। ये देखो सेम सवाल का आपको जवाब मिल गया। इफ देयर इज नो फेनोमेना ऑफ कैपिलरिटी दैट इट डिफिकल्ट टू यूज अ केरोसिन लैंप। केरोसिन लैंप आपने देखा होगा ना बचपन में, तो हम लोग उसी से पढ़ते थे जब बिजली नहीं था, तो केरोसिन लैंप से ही होता था, यहाँ से हो जाता था कैपिलरिटी एक्शन से, और जो हमारा लाइट है वो झगमगाता था। लैंप ढिबरी बोलते थे। द ब्लॉटिंग पेपर वुड फेल टू फंक्शन, द बिग ट्रीज दैट वी सी अराउंड हैव नॉट ग्रोन। देखो समझ में आया कैपिलरिटी का इस्तेमाल कहाँ कहाँ अपन करते हैं? केरोसिन लैंप में जो जो रामू काका जो मूवीज में दिखा के आते, तो ही इज यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ कैपिलरिटी। सेम जो हमारा प्लांट एंड ट्रीज होता है वो क्यों ग्रो करता है? ड्यू टू कैपिलरिटी एक्शन। राइजिंग ऑफ वाटर फ्रॉम द रूट्स ऑफ द प्लांट इज फॉलियाज। देखो यार, मेरे को ज़्यादा इंटरेस्ट आता है एक चीज़ मैं लिखूँ, पूरा लिखाते रहूँ, बट अब क्या करें, लोग कह रहे थे कि पूरा कंप्लीट करा दो, तो फिर इसीलिए मैं करा रहा हूँ। इसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं आ रहा है मुझे, क्योंकि सेम जो बस जो लिखा है उसको बस बोलना, एक्सप्लेन करना पड़ रहा है, और मैं एक्सप्लेन करने जाऊँगा तो बहुत लंबा वीडियो जाएगा, और आप लोगों को एग्जाम भी देना है। केरोसिन राइजेस इन द विक ऑफ स्टोव ड्यू टू सरफेस टेंशन। ठीक है, सेम ही बोल वचन चल रहा है। ठीक है, ऑटोमोबाइल हाइड्रोलिक ब्रेक, अब देखो ये कितना बार पीवाईक्यू आ चुका है, ये ला जॉन अब्राहम वाला याद आ रहा है? यहाँ से कोई बंदा अगर पैर लगा रहा है तो हमारी जो कार है ऊपर हो जाता है ड्यू टू पास्कल लॉ। अ सडन फॉल इन बैरोमीटर इंडिकेट दैट स्टॉर्मी वेदर होना चाहिए वाला, ये इंपॉर्टेंट है। बैरोमीटर जब अचानक से सडन फॉल हो जाता है बैरोमीटर का, तो इट इंडिकेट दैट स्टॉर्मी वेदर होने वाला है।
व्हेन राइज ऑफ टेम्परेचर द विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड डिक्रीज। जितना टेम्परेचर राइज करोगे, टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे, तो हमारा विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड क्या होगा, द्रव्य डिक्रीज कर जाएगा। हाईएस्ट विस्कोसिटी अमंग द वाटर, एयर, ब्लड एंड हनी इज हनी। ये देखो अच्छे से मैंने करा रखा है, ये लाइक पर वन शॉट देख लेना। सबसे ज्यादा विस्कस तो हनी होता है। चलो नेक्स्ट पे आओ। हाँ ये देखो पी वाई क्यू है, 69 बीपीएससी का है। वी और टेम्परेचर, सवाल क्या पूछ रहा है, इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैस कंटेन इक्वल वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल। वी और एन किस में होता है, एवोगैड्रो होता है। आपको पी वन वी वन इक्वल टू पी टू वी टू याद होना चाहिए। आपको वी वन टी वन इक्वल टू वी टू टी टू याद होना चाहिए। ये सब आपको याद होना चाहिए। हाँ ये इंपॉर्टेंट है। द surface of lake is frozen in severe winter but water at is because density of water is maximum at 4 डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम। अगर डेंसिटी मैक्सिमम तो वॉल्यूम कम होगा। एनोमलस एक्सपेंशन ये तो कहता है ना, होना तो चाहिए, अगर हम हीट करें तो वॉल्यूम एक्सपैंड करना चाहिए। बट 0 to 4 डिग्री सेंटीग्रेड में एनोमलस एक्सपेंशन देखा जाता है। सेम चीज है, वाटर हैज हाई डेंसिटी एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड, सो अंडरनीथ द टॉप लेयर ऑफ आइस देयर इज अ लेयर ऑफ वाटर। द मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ वाटर इज, ये छोड़ दो, स्किप करो। ये इंपॉर्टेंट, डेंसिटी ऑफ वाटर विल रीच मैक्सिमम एट -4 डिग्री सेंटीग्रेड। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डेंसिटी ऑफ वाटर विल रीच टू इट्स मैक्सिमम वैल्यू एट द टेम्परेचर ऑफ -4 डिग्री सेंटीग्रेड। हाँ ये इंपॉर्टेंट है। एन आयरन नेल फ्लोट ऑन मरकरी while it sinks in water because iron has greater density than water and lesser than mercury। ये भी है, सरफेस टेंशन से फ्लोट करता है आयरन नीडल, बट जो हमारा शिप होता है वो आर्किमिडीज प्रिंसिपल से चलता है। क्लाउड फ्लोट इन द एटमॉस्फेयर बिकॉज ऑफ द लो डेंसिटी। A body floats at 4 degree centigrade water. If temperature reaches 100 degree centigrade, then body will sink. Among the air, water, hydrogen, nitrogen, the weight of a body is highest in hydrogen, सबसे अधिक होता है। ठीक है, अब ऑप्टिक्स में आते हैं। ऑप्टिक्स देखो, वन शॉट देख लेना, ऑप्टिक्स का वन शॉट बहुत अच्छे से करा रखा हूँ। विजिबल रेंज ऑफ सोलर रेडिएशन इज अबाउट 400 to 700 नैनोमीटर। ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट जो बस वही मैं करा रहा हूँ, आई सेंसिटिव टू मोस्ट कलर बिटवीन येलो एंड ग्रीन। तभी देखते हो ना ग्रीन स्क्रीन लगे रहता है, जो वीएफएक्स वगैरह आप देखते होगे, तो हमारा आईज बहुत सेंसिटिव है। अब जैसे मैंने ये ग्रीन का अभी मैं जैसे इसमें मैं ग्रीन कराऊंगा तो दैट विल लुक मोर अपीलिंग टू यू। अब आप देख रहे हो ग्रीन में करा रहा हूँ तो आपको ज्यादा स्ट्रेस नहीं पड़ रहा है, ठीक है। अब ग्रीन ही कराते हैं। द नेचर ऑफ रेडिएशन ऑफ लाइट इज बोथ, हाँ यही तो है, वेव और पार्टिकल दोनों एग्जिबिट करता है। पार्टिकल नेचर कैसे करता है, पार्टिकल नेचर आप देखेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो आइंस्टाइन साहब ने बताया था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और वेव पार्टिकल कब करता है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। आपने यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में देखा होगा। जैसे लाइफ, जैसे आप मतलब पहले ना लोगों को बहुत ही गुरूर था कि हम लोग यूनिवर्स पूरा जान चुके हैं। बट जैसे यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हुआ ना, वो लोग शॉक हो गए कि क्वांटम लेवल पे कैसे काम कर रहा है। जैसे मान लो मैं एक इलेक्ट्रॉन को पास करा रहा हूँ, ऐसे करके स्लिट होता था, यहाँ से पास करा रहा हूँ, तो जब ऑब्जर्वर नहीं देख रहा है ना, तो ये थोड़ा पार्टिकल नेचर शो कर रहा है या वेव नेचर शो कर रहा है। लेकिन जैसे यहाँ पे ऑब्जर्वर लगा दे रहा हूँ, तो इसका पैटर्न चेंज हो जा रहा है। जो पहले पैटर्न कर रहा था वो वैसे पैटर्न नहीं कर रहा है। तो यहीं से एनोमली स्टार्ट हो गया कि यार एक्चुअली में लाइट का क्या प्रॉपर्टी है, क्या वो पार्टिकल नेचर है या फिर वेव नेचर है। पार्टिकल नेचर देखो, पहले जब आइजैक न्यूटन लोग थे, गैलीलियो थे, उन लोग ने बहुत सारा दिया, या फिर क्रिश्चियन हाइगन्स हो गए, इन लोग ने दिया कि पार्टिकल नेचर है, तो दैट वाज अनचैलेंज, अनअपोज था। बट धीरे धीरे जैसे यंग आए या फिर बाकी साइंटिस्ट लोग आए, तो इन लोग ने बताया यार वेव प्रॉपर्टी भी तो शो कर रहा है, इंटरफेरेंस हो रहा है ना, वहाँ पे आपका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जा रहा है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जा रहा है, बन जा रहा है यहाँ पे कुछ और टाइप का बन जा रहा है। तो ये सब देखा गया। तो लास्ट में देखा गया कि लाइट दोगली है, डुअल प्रॉपर्टी है लाइट का। ठीक है, लाइट का प्रॉपर्टी क्या है, डुअल प्रॉपर्टी है। इट एग्जिबिट्स बोथ वेव एंड पार्टिकल। एंड ह्यूमन लाइफ भी तो वैसी है, व्हेन समवन इज ऑब्जर्विंग यू आप अलग टाइप का बिहेव करते हो, व्हेन समवन इज नॉट ऑब्जर्विंग यू आप अलग टाइप का बिहेव करते हो। 1986 जॉर्ज ऑरवेल का किताब आपने पढ़ा होगा, तो उसमें यही उन्होंने बताया है कि बिग बॉस इज वॉचिंग यू, वन समवन इज वॉचिंग यू। आप जब आपको वॉच कर रहे हो तो आप अलग तरह से एग्जिबिट कर रहे हो। बट हमारा क्या इनर्शिया है, हम चाहते हैं कि इससे चेंज हो सके, हम चाहते हैं कि इंडिपेंडेंट रहे। पता नहीं हम कोई रॉन्ग ट्रैक, बट सुन के मजा आया। ये हमारा यूनिवर्स का पूरा सारा चीज है, ठीक है। द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 310/8 मीटर पर सेकंड। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। मेरा फेवरेट चीज, स्पीड अगर इंक्रीज कर दोगे, लाइट का स्पीड से इंक्रीज करो, टाइम डायलेशन हो जाएगा, टाइम ट्रैवल पॉसिबल है। लाइट ट्रैवल्स एट मैक्सिमम स्पीड इन वैक्यूम। सबसे ज्यादा कहाँ पे लाइट ट्रैवल करता है, वैक्यूम। क्या साउंड वैक्यूम में ट्रैवल करता है, जी नहीं, साउंड तो लॉन्गिट्यूडनल वेव है। साउंड को चाहिए एक मीडियम, वो किसी को पकड़ के जा सकता है, वो खुद से नहीं जाएगा, वो बोलेगा नहीं दोस्त मैं खुद से नहीं जा पाऊंगा, आई एम टू शाई। अमंग द ग्लास वैक्यूम एंड वाटर एंड एयर द स्पीड ऑफ लाइट विल बी मिनिमम व्हाइल पासिंग थ्रू ग्लास। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और ग्लास का आपको याद, स्पीड का आपको रिलेशन याद आना चाहिए, ठीक है। अच्छा मुझे बताओ, डेंसिट मीडियम से रेयर मीडियम कोई चीज जा रहा है तो क्या स्पीड घटेगा या बढ़ेगा। डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में कोई लाइट जा रहा है
तो उसका स्पीड बढ़ेगा या घटेगा, और क्या एक कांस्टेंट चीज़ है जो कभी चेंज नहीं होने वाला है, ये मुझे बताना। टाइम टेकन टू रीच द सनलाइट अप टू सरफेस ऑफ अर्थ इज 8.3 मिनट्स। डायरेक्ट सवाल पूछेगा आपसे, ठीक है। सनलाइट कितने देर में पहुंचता है? 8.3 मिनट्स में पहुंचता है, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा वेलोसिटी किसका होता है? लाइट का, 3.8 मीटर पर सेकंड। टाइम हो गया है, आधा घंटा हो गया यार, हमने 7 पेज पे ही है, थोड़ा सा फास्ट करते हैं, ठीक है, वरना फिर लोग फिर कंप्लेन करेंगे कि टाइम ज़्यादा लगा दियो आप। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। फॉर्मेशन ऑफ ग्लिटरिंग कलर्स इन अ थिन फोम ऑफ सोप इज द रिजल्ट ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टीआईआर के कारण से आप ऑप्टिकल फाइबर भी देखते होगे ना, ऑप्टिकल फाइबर भी किस पे जाता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। जैसे मान लो एक चीज़ है, यहाँ से रिफ्रैक्ट करके अंदर घुस गया, यहाँ पे रिफ्लेक्शन, यहाँ पे रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन करके बाहर निकलेगा, तो ये होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम डायमंड टू ग्लास। डायमंड टू ग्लास जाता है तो इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, इसी कारण से हम लोग का जो डायमंड होता है वो चमकता हुआ दिखता है। ये जो चीज़ मैंने बताया अभी, यही सवाल आपका पीवाईक्यू बन के आ गया था। तो डायमंड अपीयर्स लस्ट्रस बिकॉज ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। ऑप्टिकल फाइबर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ टीआईआर, जो मैंने बताया अभी। ये सब छोड़ो, ये सब टेलीस्कोप, हाँ एंडोस्कोप। जैसे बहुत लोग का होता होगा ना, पेट में प्रॉब्लम होता होगा तो डॉक्टर जाते होंगे, एंडोस्कोप करते होंगे। तो एंडोस्कोप कौन सा प्रिंसिपल से काम करता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से काम करता है, टीआईआर से काम करता है हमारा क्या? एंडोस्कोप। द रीजन फॉर मिराज इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मिराज जो होता है, जो आप देखते हो ना, अगर गाड़ी से बस से जा रहे हो तो आपको दिखता है ना कि वहाँ पे झील टाइप का ऐसे टाइप का बना हुआ है, या फिर पेड़ आपको दिखता है, रोड के सामने पेड़ दिखता है, दैट इज ड्यू टू मिराज। ड्यू टू फॉलिंग नेचुरल फेनोमेना मिराज इज फॉर्म टेरेस्ट्रियल रेडिएशन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण से मिराज दिखता है आपको, ठीक है। सेम चीज़ है यहाँ पे, इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ आपको। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। व्हेन अ सीडी इज सीन इन सनलाइट रेनबो लाइक। अब याद आ रहा है, हम लोग जीटी वाई सिटी और वो सैन एंड्रियास खेलते थे, या फिर क्या कहते हैं, ई स्पोर्ट्स का जो गेम आता था, तो उसमें क्या होता था, सीडी होता था और सनलाइट में डालोगे तो विबग्योर कलर वो दिखता था, रेनबो लाइक कलर्स अपीयर। दिस इज बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड डिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन से भी होता था, डिफ्रैक्शन से भी होता था, वेरी इंपॉर्टेंट। डोपलर इफेक्ट आपको पता है? जैसे यहाँ पे आप ऑब्जर्वर खड़ा है और आपका सोर्स आ रहा है, तो यहाँ पे साउंड आपको अधिक सुनाई देगा, लेकिन आपका दोस्त मान लो यहाँ पे खड़ा है और गाड़ी इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो यहाँ पे कम सुनाई देगा। दैट इज बिकॉज ऑफ डॉपलर इफेक्ट। जो आप आरएफ टैग, जो क्या कहते हैं, हाईवेज वगैरह में देखते हो, तो कैसे पहचान जाता है कि आप ओवर स्पीड कर रहे हो? डॉपलर रेडार, ठीक है। In human ray, light rays get transformed into neural symbols at retina. Very, very, very important. This is very important. ह्यूमन लाइट में जो लाइट रेज होता है, न्यूरल इम्पल्स कहाँ पे क्रिएट होता है? वो होता है रेटिना में होता है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट। ऑडियो सिग्नल्स इन टेलीविजन ब्रॉडकास्ट कैसे होता है? एफएम से होता है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन से होता है, ठीक है। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। इन्वर्टेड एंड रियल हमारा जो इमेज फॉर्म होता है, बट ड्यू टू एक्सपीरियंस हम लोग वो चीज़ देख पाते हैं। ऐसे जनरली क्या होता है, इन्वर्टेड एंड रियल होता है, बट ड्यू टू एक्सपीरियंस, जो आप इतने साल से अपने आप को देखे हो, उसी कारण से इमेज हम लोग को ठीक से दिखता है। द प्रिंसिपल रीजन व्हाई इट इज बेटर टू हैव टू आईज, बिकॉज डेप्थ डिक्रीज, हाँ इनहांस करता है डिस्टेंस और डेप्थ परसेप्शन को इनहांस करता है। द कलर ऑफ द स्टार इज एन इंडिकेशन ऑफ टेम्परेचर, कितना जल रहा है तो वो इंडिकेट करता है उसका कलर को। डिफ्यूजन ऑफ लाइट इन द एटमॉस्फेयर टेक्स प्लेस ड्यू टू डस्ट पार्टिकल, ठीक है। वेवलेंथ, ये इंपॉर्टेंट है। वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट इज मोर देन वेबक्योर में, आपको याद आना चाहिए। वेवलेंथ यहाँ से इंक्रीज करता है, रेड का ज्यादा वेवलेंथ है, इसीलिए आपको क्या दिखता है? सनराइज एंड सनसेट के टाइम पे रेड कलर दिखता है। क्यों? क्योंकि जो हमारा अर्थ है या फिर सन है, इवेंट इवेंट होराइजन से नीचे हो जा रहा है, जिसके कारण से लाइट को बहुत दूर ट्रैवल करना पड़ेगा। बहुत दूर ट्रैवल करने के कारण से जो वायलेट इंडिगो ब्लू कलर है वो यहीं पे डिसिपेट हो जाता है और रेड कलर हमारे आंख तक पहुंच जाता है। समझ में आया? ये सारा चीज मैंने आपको करा रखा है। हाईएस्ट एनर्जी किसका होता है? ब्लू लाइट का होता है। आप वेवलेंथ और उसका इनवर्स रिलेशन समझ लो। सबसे कम डिविएट कौन होता है? रेड कलर। रेड कलर का वेवलेंथ ज्यादा होता है, डिविएट भी कम करता है। वेरी गुड। द सन इज विजिबल टू अस फ्यू मिनट बिफोर द एक्चुअल सनराइज बिकॉज रिफ्रैक्शन ऑफ सनलाइट। जैसे आप इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल आप देखते होगे, जब आप घर पे छठ होता होगा, तो सुबह सुबह पहले ही आपको दिख जाता होगा ना, दैट इज बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो इस बार आप सबको यही बोलना कि यार ये रिफ्रैक्शन है, रिफ्रैक्शन है। सब बोलेगा भैया कैसे किया भैया। चलो, रेड लाइट इज यूज इन ट्रैफिक सिग्नल बिकॉज इट हैज द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, ठीक है। इसलिए जितना भी डेंजर सिग्नल होता है वहां पे रेड कलर आपको दिखता है। रेड लाइट सिग्नल इज यूज एज अ डेंजर सिग्नल बिकॉज रेड लाइट इज अ स्कैटर्ड लिस्ट। इसी कारण से जितना भी डेंजर सिग्नल होता है सब जगह अपन क्या यूज करते हैं? रेड लाइट यूज करते हैं, रेड कलर यूज करते हैं। ब्लू कलर द स्काई इज ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट। इसलिए जो आपको स्काई होता है ब्लू कलर दिखता है, या फिर जो झील ओशन होता है ब्लू कलर दिखता है। देखो सेम वही चीज है, रेड कलर स्कैटरिंग के कारण होता है, रेड स्की अपीयर्स ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट, सेम ही चीज है। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। व्हेन अ सोप बबल फिल्स
film on a water is seen in the daytime, it shows beautiful color. This is due to interference of light. Interference के कारण से different color show करता है वो. ये इंपॉर्टेंट है. द नेचर ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स मिरर व्हेन द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज इन्फिनिटी एंड अ पोल. देखो जितना आप पास आओगे, ये ला सारा चीज आपको याद आ रहा है. कन्वेक्स लेंस में हम लोग बहुत अच्छे से किए थे. मान लो इन्फिनिटी से आ रहा है, यहाँ से थोड़ा बता देता हूँ, बट वो वीडियो देख लेना, ठीक है. इन्फिनिटी से आ रहा है, फोकस से पास करेगा. सेंटर ऑफ कर्वेचर में इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर बनेगा. जितना पास आओगे, इमेज आपका क्या होगा, वर्चुअल. वर्चुअल एंड रियल में पता है डिफरेंस क्या होता है. रियल में क्या होता है ना, जो इमेज होता है एक्चुअली मीट करता है, बट वर्चुअल में क्या होता है, उन्हें हमें एक्चुअल मीट नहीं करता है, हमें उसे अपीयर टू मीट करवाना है. ये होता है वर्चुअल और रियल में. जैसे समझ लो ऐसे है, यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट लगा दिया, अब इमेज देखो बन रहा है, यहाँ पे कहीं बन रहा है, तो ये क्या हो रहा है, हम अपीयर टू मीट करा रहे हैं ना, मतलब ये मिल नहीं रहा है, हम इसको करवा रहे हैं. इसी को कहते हैं वर्चुअल इमेज कहते हैं एरेक्ट. ये कब होता है, जब हमारा इमेज है, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है इन्फिनिटी और पोल के बीच में, ठीक है, तब होता है हमारा वर्चुअल एंड एरेक्ट. कार में कौन सा होता है, कॉन्वेक्स मिरर होता है. शेविंग ग्लास में कनकेव मिरर होता है. एस्ट्रोनॉमिकल इमेज टेलीस्कोप का क्या होता है, वर्चुअल मैग्नीफाइड होता है, तभी तो आपको बड़ा करके दिखाता है वो, ठीक है. द यहाँ पे लाइट इज मेड ऑफ सतरंगी कलर होता है. द कलर कैन बी सेपरेटेड बाय प्रिज्म. प्रिज्म क्या होता है, व्हाइट पास करो यहाँ से जाएगा वेब ग्योर में निकल जाएगा, ठीक है. वो यंगस्टन का एक्सपेरिमेंट भी तो इसी पे था. रेनबो वाला वेरी इंपॉर्टेंट है. रेनबो में क्या होता है, जैसे मान लो ऐसे है, ऐसे करके गया, पहले क्या होगा, डिस्पर्शन होगा, व्हाइट कलर विल बी ट्रांसमिटेड टू विबग्योर. विबग्योर में क्या, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा. इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा और बाहर निकलना चाहेगा तो बाहर से रिफ्रैक्शन हो जाएगा. तो कैसे समझ में आया, पहले डिस्पर्शन हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, TIR हुआ, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और लास्ट में क्या हो गया, रिफ्रैक्शन हो गया. ये होता है फेनोमेना रेनबो का, ठीक है. इन विच डायरेक्शन द रेनबो इज सीन एट 12 नून, इट कैन नॉट बी सीन. 12 नून में नहीं देख पाते हो. एन एयर बबल इनसाइड द वाटर बबल बिहेव एज डाइवर्जेंट लेंस, ठीक है. नेक्स्ट पर आओ, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ प्लेन में इंपॉर्टेंट नहीं है. दैट्स मैग्नीफाइंग लेंस में, मैग्नीफाइंग ग्लास में क्या यूज करते हैं अपन, कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं. टू रिमूव द डिफेक्ट ऑफ लॉन्ग साइटेडनेस वन यूजेस कॉन्वेक्स लेंस. अब हम लोग जो होते हैं, जिनको हम लोग को सामने का नहीं दिखता, शॉर्ट साइटेडनेस होता है, वो मायोपिया यूज करते हैं, कॉन्केव लेंस यूज करते हैं. मायोपिया पर्सन कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग कॉन्केव लेंस, ठीक है. सिलियरी मसल, जैसे अच्छा हाँ, ये चेंज द साइज, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है. क्या होता है, व्हेन अ पर्सन एंटर्स इनटू डार्क रूम फ्रॉम अ स्ट्रॉन्ग लाइट एरिया, ही इज नॉट एबल टू. जब आप एकदम धूप से जाते हो, अंदर जाते हो, रूम पे जाते हो, तो थोड़ी देर के लिए आप नहीं देख पाते हो. क्यों नहीं देख पाते, क्योंकि साइज और प्यूपिल्स होता है ना, रोडोप्सिन जो होता है वो आपका कंट्रोल करता है. तो आई क्या होता है, डार्कनेस थोड़ा देर के बाद वो फेमिलियर हो पाता है, क्योंकि वो इतने देर से तो लाइट में था. तो रोडोप्सिन इंपॉर्टेंट है, ठीक है. ये डायरेक्ट सवाल पूछेगा रोडोप्सिन क्या होता है. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, चेंज ऑफ फोकल लेंथ ऑफ एन आई लेंस इज कॉज्ड बाय एक्शन ऑफ सिलेरी मसल. ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है. चेंज ऑफ फोकल लेंथ ऑफ एन आई लेंस इज कॉज्ड बाय सिलेरी मसल. द पावर ऑफ लेंस इज मेजर इन डायोप्टर. ये भी इंपॉर्टेंट है. पावर ऑफ लेंस, लेंस का जो पावर है वो कैसे मेजर करते हैं अपन, डायोप्टर से मेजर करते हैं. रेटिना ऑफ द आई इज कंपेरेबल टू विच पार्ट ऑफ द ट्रेडिशनल फिल्म, ठीक है. इन ह्यूमन आई इन इमेजेस फॉर्म एट रेटिना. इमेज कहाँ फॉर्म होता है ह्यूमन आई में, रेटिना में होता है, ठीक है. अब ये भी इंपॉर्टेंट, लॉन्ग साइटेडनेस में क्या होता है, इमेज फॉर्म बिहाइंड द रेटिना. जैसे मान लो ये रेटिना है, इमेज यहाँ पे हो जाता है, लेकिन जो शॉर्ट साइटेडनेस होता है, जहाँ पे मायोपिया वाले होते हैं, उनका इमेज यहाँ पाए होता है. इसलिए कॉन्केव लेंस को ले आओगे तो यहाँ पे जहाँ पे रेटिना है वहाँ पे इमेज आपका बन जाएगा. ये आपको याद होना चाहिए. ऑप्टिक्स में मैंने करा रखा है ये सारा चीजें. बहुत लोग जो फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे होंगे उनको लग रहा होगा कि मैं फास्ट जा रहा हूँ, बट मैं फास्ट बिल्कुल नहीं जा रहा हूँ. ये आप उन लोग से पूछना, कमेंट में भी देखना कितने लोगों का कमेंट आएगा. वो लोग रेगुलर रहे, पिछले 1 महीने से रेगुलर रहे, और फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी उनका देखना कितना स्ट्रांग हो गया है. हर दिन उन लोगों ने प्रैक्टिस किया है. तो उन लोगों के लिए तो बस केक वॉक है, आराम से वो कान में डालेंगे और हर दिन सुनते रहेंगे जब उन्हें समय लगेगा, ठीक है. BGR कलर आपको याद आना चाहिए, ब्लू ग्रीन रेड, ये प्राइमरी कलर होता है, ठीक है, ठीक है, ठीक है. अबाउट हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, यहाँ पे सबका सब बोल रहे थे हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाओ. तो देखो, ट्रांसफर ऑफ हीट बाय कन्वेक्शन टेक्स प्लेस इन गैसेस एंड लिक्विड. कन्वेक्शन प्रोसेस से क्या होता है, गैस और लिक्विड में, जैसे आप पानी गर्म करते हो तो जो ऊपर वाला जो जो गर्म हो गया वो नीचे आएगा, और जो ठंडा है ऊपर जाएगा. कन्वेक्शन प्रोसेस होता है. कंडक्शन में क्या होता है, सॉलिड में होता है. जैसे आप मुझे बताओ, आप ठंड के दिन पे पुलअप्स मारने जा रहे हो, अपने पार्क में जा रहे हो पुलअप्स मारने, तो जो रॉड होता है वो बहुत ठंड ठंड रहता है. बट अगर आप उसी की जगह डाली पे करोगे, जो पेड़ का डाली है, तो वहां पे उतना ठंडा नहीं रहेगा. समझ में आ गया हीट कैसे होता है, स्टील वाले एरिया में ज्यादा हीट होता है उसमें कंडक्शन के कारण. A liquid remains hot or cold for a long time in thermos flask because there is no loss of gain because of conduction convection radiation. जैसे थर्मस फ्लास्क होता है, तो वहां पे कोई वैक्यूम टाइप का क्रिएट हो गया ना, कोई आ ही नहीं रहा है, एंथैल्पी उसमें आ ही नहीं रहा है.
अंदर कोई इंटरनल एनर्जी आ ही नहीं रहा, जो खुद का इंटरनल एनर्जी वही है, बाहर से कोई एनर्जी आ नहीं रहा, दैट इज कॉल्ड एडियाबेटिक। इसी को अपन थर्मोडायनेमिक्स से एडियाबेटिक कहते हैं, जहाँ पे कोई हीट और कहीं एनर्जी नहीं आ रहा है। ठीक है, वो कहाँ पे आपको पाया जाता है, थर्मस फ्लास्क में पाया जाता है। एक और इंपॉर्टेंट है, स्टीम एट 100 डिग्री सी कॉजेज मोर देन वाटर एट 100 डिग्री। जो 100 डिग्री सेंटीग्रेड में वेपर होता है वो ज्यादा डैमेज करता है वनस्पत 100 डिग्री वाटर में। क्यों? क्योंकि देखो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन करके एक फेनोमेना होता है, जैसे चेंज हो रहा है लिक्विड से चेंज हो रहा है गैस में, तो क्या होता है ना, इसको चेंज करने के लिए बहुत ज्यादा कैलोरी चाहिए होता है, और ये कैलोरी हमारा लेटेंट हीट कहलाता है, अंदर छुपा होता है, बट जैसे फॉर्म चेंज कर रहे हो तो वहां पे बहुत ज्यादा हीट जनरेट होता है, इसी कारण से आपको आपको या फिर किसी को भी वहां पे ज्यादा सेंसेशन होता है। ठीक है, देखो यही सेम सवाल है, स्टीम हैज लेटेंट हीट होता है, लेटेंट हीट के कारण होता है। 0 से 100 डिग्री सेंटीग्रेड करने के लिए 720 कैलोरी होता है। टेम्परेचर एट रीडिंग ऑफ सेंटीग्रेड एंड फ़ारेनहाइट आर सेम, ये भी इंपॉर्टेंट है ना, -40 डिग्री सेंटीग्रेड में दोनों सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों सेम होता है। फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, उससे एक सवाल आया गया था। ठीक है, क्या होता है फॉर्मूला, ये देखो, अच्छा ये दिया तो है, एफ इक्वल टू 9/5 सी प्लस 32, यही तो फॉर्मूला है, एफ इक्वल टू 9/5 सी प्लस 32। बॉडी टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ये देखो यही इक्वेशन से आप बन जाएगा, 5 एफ इक्वल टू 9/5 बीपीएससी में डायरेक्ट सवाल पूछता है। ठीक है, एंटी फ्रीज फॉर ऑटोमोबाइल इंजन में क्या होता है, इथिलीन ग्लाइकोल होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑटोमोबाइल इंजन में इथिलीन ग्लाइकोल। थर्मोस्टैट क्या होता है, थर्मोस्टैट इज अ डिवाइस विच ऑटोमेटिकली रेगुलेट्स द टेम्परेचर ऑफ सिस्टम। ठीक है, फंक्शन ऑफ थर्मोस्टैट ऑफ अ रेफ्रिजरेटर इज टू मेंटेन कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, अब यहाँ पर आओ, देखो यही वाला चीज है जो मैंने बताया था आपको, कंपैरिजन टू वुड आयरन इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट, इसीलिए कारण से जब पुलअप्स मारने जाते हो रॉड में तो ज्यादा आपको ठंडा ठंडा कूल कूल महसूस होता है। इन द नाइट ऑफ स्ट्रॉन्ग विंड ड्यू इज नॉट फॉर्म बिकॉज रेट ऑफ इवापोरेशन फास्ट होता है ना, रेट ऑफ इवापोरेशन जब स्ट्रॉन्ग विंड चल रहा है ना तो इवापोरेशन फास्ट है। आप देखते हो ना, आप अगर क्रिकेट खेल रहे हो तो जहाँ पे विंड नहीं चल रहा है तो पूरा पसीना पसीना हो जाते हो, बट जहाँ पे विंड बहुत चल रहा है तो आपका जो पसीना है बाहर निकल जाता है, इवापोरेशन उसमें फास्ट होता है। बट जहाँ पे विंड नहीं चल रहा वहाँ पे इवापोरेशन कम होता है, इसीलिए आपको ह्यूमिडिटी लगता है, बोलते हैं ना उमस हो गया आज बहुत। ठीक है, एयर कंडीशनर इंस्टॉल्ड इन कंट्रोल ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर। ठीक है, ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करता है, बाहर फेंक देता है। आप अच्छा इसमें आप मुझे बोलोगे कि एंट्रोपी के खिलाफ जा रहा है ये चीज, क्योंकि एंट्रोपी तो आपको पता होगा कि एंट्रोपी डिग्री ऑफ रैंडमनेस होता है, एंट्रोपी डिग्री ऑफ रैंडमनेस होता है। बट अगर मान लो एक सिस्टम है, आप मुझे क्या कह रहे हो कि हम जहाँ जितना हीट दे रहे हैं उतना चीज बाहर निकलना चाहिए, तो आप यहाँ पे कह रहे हो कि अगर मान लो बाहर का टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड है, मैं इसको तो रिवर्स करके 20 डिग्री सेंटीग्रेड में ला दिया हूँ, ये तो यूनिवर्स का लॉ के खिलाफ है। बट इसको 40 से 20 डिग्री करने के लिए आपको बाहर भी तो हीट लिबरेट करना है। आप देखे होगे ना, एसी के बाहर कंप्रेसर होता है, वो बाहर हीट छोड़ रहा है, तो जितना आप डाल रहे हो उतना तो बाहर भी निकल रहा है। तो यही तो यूनिवर्स का खेल है कि कितना भी आप कुछ कर लो, कुछ ना कुछ बाहर निकल ही जाएगा, ऐसा तो नहीं है कि 100% एफिशिएंसी आप कभी रीच कर सकोगे। समझ में आ रहा है? इसीलिए दुनिया को ऐसे ही बनाया गया है कि कुछ चीजें तो वेस्ट हो गई आपको, आप आपके हाथ में क्या, आपके हाथ में सिर्फ मेहनत है, बहुत सारी चीज होगा जो आपके हाथ में नहीं होगा, वो बाहर निकलेगा एनी हाउ, कितना भी कुछ कर लो। तो उस पे लोड मत लो, 40% एफिशिएंसी 60% एफिशिएंसी, आप एफिशिएंसी रखो, कंसिस्टेंट एफर्ट डालते रहो। एफर्ट डालने के रिलेटेड एक चीज मेरे को याद आ गया, एक अनाउंसमेंट करना था, कल हम लोग का ऑल इंडिया मॉक टेस्ट है। आपको पीडीएफ मिल जाएगा, आपको ओएमआर मिल जाएगा। आपका काम क्या है, अगर आपके पास निकट में प्रिंट शॉप है तो आप प्रिंट आउट करवा लो, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो आप करवा लोगे तो आपको एक एग्जाम से पहले वार्म अप हो जाएगा आपका, तो वो करवा लेना। या फिर जो टैबलेट में देते थे वो कर सकते हो, बट अच्छा रहेगा अगर आप प्रिंट आउट करवा लोगे तो। ठीक है, नेक्स्ट पे इंपॉर्टेंट है, कूलिंग बाय द डेजर्ट कूलर इज बेस्ड ऑन इवापोरेशन, इवापोरेटिव कूलिंग। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। सॉल्ट इज यूज फॉर कुकिंग एट द फूड एट प्लेसेस ऑन हायर फ्रॉम सी लेवल। ठीक है, सॉल्ट हम लोग क्यों करते हैं, टेम्परेचर बढ़ जाएगा उससे, टेम्परेचर इज लोअर इन हायर प्रेसेस में जहाँ जाते हो टेम्परेचर लो होता है ना, और प्रेशर वहाँ पे कम होता है, जिसके कारण से हम उसमें नमक डालते हैं। अब याद आ रहा है मैगी वगैरह शिमला या फिर उत्तराखंड में ज़्यादा क्यों बनता है, खाना बनाना डिफिकल्ट है वहाँ पे, प्रेशर ही कम है वहाँ पे। व्हाइट क्लोथ्स आर कूलर देन ब्लैक क्लोथ बिकॉज रिफ्लेक्ट द होल लाइट। ठीक है, व्हाइट क्लोथ अभी तो गर्मी बोलते हैं ना कि व्हाइट कपड़ा पहनो, श्वेत रंग का पहनो, ब्लैक ब्लैक का आई नो इमोशन है, बट स्टिल व्हाइट क्लोथ्स बोलते हैं गर्मी पहनने के लिए, सेम ही चीज़ है। ठीक है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ पर्सपिरेशन इज रेगुलेट द बॉडी टेम्परेचर, परस्पायर करते हो। इन एन अर्दन पिक्चर द वाटर रिमेन्स कोल्ड ड्यू टू प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन। अर्दन पीटर में क्या होता है, वाटर कोल्ड क्यों रहता है, क्योंकि इवापोरेशन होता है वहाँ पे।
एक सेकंड रुकना, मैं पानी पी लेता हूँ। 2 मिनट के लिए आप लोग ब्रेक ले लो। 2 मिनट नहीं, 1 मिनट के लिए ब्रेक ले लेते हैं, पानी पी लेते हैं। और आज अगर हो सकेगा तो मैं एएसओ का एक वीडियो ले आऊंगा, कैसे एएसओ का पेपर अटेम्प्ट करना है और कौन सा किताब लेकर जाना है। उसमें तो किताब भी आ गया है यार। ऐसे तो मुझे समझ में नहीं आता, एनसीईआरटी कह रहा है, तो अगर मैं अपना कुछ पब्लिकेशन का चिपका दूं और ऊपर में केरला केरला एससीईआरटी लिख दूंगा तो वो तो जायज़ है ना। कौन उतना देखने वाला है? उसने तो बोल ही दिया है कि एनसीईआरटी होना चाहिए, तो एनसीईआरटी तो फिर स्टेट का भी एनसीईआरटी एससीईआरटी हम लिख के चल जाएंगे। तो ये तो बहुत ही क्या कहते हैं, एम्बिग्युइटी है इसमें। सुप्रीम कोर्ट में केस भी फाइल हो जाएगा इसमें, बहुत लोग को आइडिया लग जाएगा, तो ये कर भी सकते हैं। चलो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पर आओ। हाँ, the water boils at temperature below 100 degrees centigrade at higher altitude because atmospheric pressure decreases and hence boiling point is decreased. एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज होता है ना, तो बॉइलिंग पॉइंट, यही जो सेम मैगी का एग्जांपल दिया था, वही तो चीज़ है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है वहाँ पे, इसी कारण से खाना लेट में पकता है। देखो यही बोल बचन है इसमें भी, ठीक है। फूड गेट्स क्विक फास्टर इन प्रेशर कुकर बिकॉज वाटर स्टार्ट्स बॉइलिंग एट हाई टेम्परेचर ड्यू टू हाई प्रेशर। ठीक है। रसोड़े में कौन था? कौन था? In a pressure cooker, food is cooked in shorter because the boiling point of water increases. प्रेशर कुकर में क्या होता है, प्रेशर ज़्यादा लगता है ना, अब तो लीड भी लगा दियो, भागने का जगह ही नहीं मिला है। अब यहाँ से वो क्या करेगा, वर्क डन करेगा, वर्क डन करके उसको जो सीटी जो आपका बाहर निकालेगा, एंथैल्पी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, इंटरनल एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा इसका, क्योंकि पूरा प्रेशर लगा हुआ है ना। अब बाहर से प्रेशर दे रहे हो, एक वैक्यूम बना दियो उसको, तो इसीलिए खाना जल्दी पकेगा। प्रेशर और टेम्परेचर का आपको रिलेशन पता होना चाहिए। हाँ, ये वाला देखो आपका एनोमलस एक्सपेंशन वाला, 0 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड में क्या होगा, पहले वाटर वॉल्यूम पहले डिक्रीज करेगा। 0 से 4 डिग्री में क्या होता है, आपको तो आप बोलोगे पहले तो वाटर इंक्रीज करना चाहिए क्योंकि हीट करने पे तो इंक्रीज करता है, बट यही तो एनोमलस एक्सपेंशन है। 0 से 4 डिग्री में डिक्रीज करेगा, उसके बाद ये इंक्रीज करेगा। ठीक है। क्लाउडी नाइट्स, ये इंपॉर्टेंट है। क्लाउडी नाइट्स आर वार्मर कंपेयर टू क्लियर क्लाउडलेस नाइट बिकॉज क्लाउड्स रिफ्लेक्ट बैक द हीट गिवन ऑफ बाय द अर्थ। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्लाउडी नाइट में वार्मर क्यों होता है, क्योंकि रिफ्लेक्ट बैक कर देता है। हम्म, ठीक है, यहाँ पे आओ। बाय ओपनिंग द डोर ऑफ रेफ्रिजरेटर कैप्टन यू कैन वार्म द, ये तो नहीं लगता है कि हम अगर खोल के रख देंगे रेफ्रिजरेटर तो पूरा ठंडा हो जाएगा, नहीं होगा ना, और वार्म कर देगा वो चीज़ तो। अब आओ वेव एंड थर्मोडायनेमिक्स में आओ, वेव एंड मोशन में आओ, सॉरी। साउंड और लाइट का डिफरेंस पता है? साउंड क्या होता है लॉन्गिट्यूडनल, लाइट क्या होता है ट्रांसवर्स होता है। साउंड कैसे बात है, कॉम्प्रेशन रेयर फ्रैक्शन, लाइट कैसे जाएगा, अलग डायरेक्शन में जाएगा। एग्जाम्पल है लॉन्गिट्यूडनल वेव, साउंड वेव हो गया, साउंड लॉन्गिट्यूडनल हो गया, लाइट हमारा ट्रांसवर्स वेव हो गया। कॉस्मिक रेज़ चार्ज पार्टिकल, कॉस्मिक रेज क्या होता है, जो स्पेस से आ रहा है, जो सन पार्टिकल से आ रहा है कॉस्मिक रेज, वो चार्ज पार्टिकल होता है। अच्छा, इसमें चार्ज पार्टिकल है तो क्या इलेक्ट्रिसिटी या मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा? जी बिल्कुल करेगा। एल्बिडो क्या होता है, रिफ्लेक्टिंग पावर होता है। एल्बिडो से मेरे को क्या एस्किमो याद आना चाहिए। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या, 3.8 मीटर पर सेकंड, सेम एज लाइट। ठीक है, अब आप आओ यहाँ पे। एक्सरे, विजिबल, इंफ्रा, माइक्रोवेव, रेडियो वेव में शॉर्टेस्ट लॉन्गेस्ट वेवलेंथ किसका होता है? आप मुझे बताओ, रेडियो एफएम देखते हो आगे आप, तो उसमें क्या वर्ड सुनते हो, रेडियो वेव्स, रेडियो वेव्स, रेडियो वेव्स, तो उसका वेवलेंथ ज़्यादा होगा तभी ना। जैसे मुंबई का एक आकाशवाणी है, वो आप बिहार में रहते हुए सुन सकते हो। बीबीसी जो होता है, ब्रिटिश का ब्रॉडकास्टिंग होता है, वो यहाँ पे भी सुन सकते हो। पहले के ज़माने में आपने दादाजी से सुना होगा कि वो कहते थे सैटेलाइट के थ्रू या रेडियो के थ्रू वो सुनते थे स्कोर, कि मोहिंद्र अमरनाथ या कपिल देव ने कितना मारा। 1983 वर्ल्ड कप में बहुत सारे दादाजी होंगे या पापा आपके होंगे, वो बोलते होंगे ना कि हम लोग ने कमेंट्री सुना था। तो वो क्यों होता था, क्योंकि रेडियो वेव्स के कारण होता था। आपको याद आना चाहिए गामा रेज एंड एक्स रेज, इसका इसका वेलन इसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा होता है, गामा रेज और एक्स रेज, इसका वेव फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होता है, जिसके कारण से बॉडी पेनिट्रेट कर जाता है। जब एटम बम फूटता है या कुछ भी फूटता है तो उसके कारण से ये सब निकल जाता है और ये बॉडी में पेनिट्रेट कर जाता है, फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा हाई होता है। गामा रेस से आपको, सॉरी, एक्स रेस से आपको क्या याद आना चाहिए, रोएंटजेन। रोएंटजेन से मेजर करते हैं ना हम लोग गामा रेस, एक्स रेस, सॉरी। चलो नेक्स्ट सवाल पर आओ। हाँ, रेडार विच डिटेक्ट्स द प्रेजेंस ऑफ एनिमी एयरक्राफ्ट यूजेस रेडियो वेव्स, वेरी इंपॉर्टेंट है। कौन सा होता है जो प्रेजेंस ऑफ रेडियो वेव्स को मेजर करता है? इससे मुझे याद आया, सुदर्शन क्या है, S400 बताना क्या है। नाइट अपैरेटस में क्या यूज होता है, इंफ्रारेड यूज होता है।
अब फॉर्ज करेंसी है, मतलब करेंसी जो आप देखते हो ना कि फॉर्ज्ड हो गया है, वो किससे अपन मेजर कर सकते हैं कि वो फॉर्ज है कि नहीं? आपने वो फर्जी मूवी का देखा होगा ना, सुना होगा, जो शाहिद कपूर का आया था, वो भी वही फॉर्ज करेंसी पे था। तो उसमें मुझे बताना कौन सा रेज हम लोग यूज करते हैं उसको बचाने के लिए, उसको पकड़ने के लिए। एफएम का एफएम का फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, एएम का क्या है? एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। सीटी स्कैन इज डन बाय यूजिंग एक्सरेज। सीटी स्कैन किससे होता है? एक्सरे से होता है। विलियम रॉन्टजन ने एक्सरे को ये किया था, और एक्स का इसका फुल फॉर्म क्या है? अननोन। ठीक है, एक्सरे में एक्स का फुल फॉर्म है अननोन। साउंड इंपॉर्टेंट है। साउंड सबसे ज्यादा किस में ट्रैवल करेगा? साउंड ट्रैवल फास्टेस्ट इन सॉलिड, फिर लिक्विड, फिर गैसियस। सबसे अधिक साउंड वैक्यूम में ट्रैवल नहीं कर सकता है। वेलोसिटी साउंड इज अप्रोक्सीमेटली 330 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी साउंड मैक्सिमम किस में होता है? मेटल में होता है। वी ए, वी डब्ल्यू, वी वी, वी एस सबसे अधिक किस में होगा? साउंड साउंड होगा सॉलिड में होगा। सेम ही चीज है ना। ये इंपॉर्टेंट है। टू हेयर अ क्लियर एको द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस एंड द ऑब्जर्वर शुड बी 16.5 मीटर। क्लियर एको तभी सुनाई देगा ना जब जो डिस्टेंस है रिफ्लेक्टिंग सरफेस का एंड ऑब्जर्वर का, उनके बीच का दरमियान कितना डिफरेंस होना चाहिए? 16.5 मीटर का डिफरेंस होना चाहिए। वन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक साउंड इज पिच डिपेंड्स अपॉन। पिच डिपेंड करता है किस पे? फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। पिच किस पे डिपेंड करता है? फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। और अगर इंटेंसिटी पिच दोनों सेम हो गया तो अपन किससे करते हैं? क्वालिटी या फिर टिम्बर से करते हैं। अल्ट्रासोनिक वेव्स का फ्रीक्वेंसी कितना होता है? ग्रेटर देन। अच्छा हाँ, एक और चीज, अल्ट्रासोनिक वेव से मुझे याद है, पेपर 6 जेपीएससी में आज सवाल आया था। तो बहुत सारे लोग हैं जो हम लोग के जेपीएससी मेल किए थे, बहुत लोग कि जेपीएससी में नंबर कम आया है, फिर वो आया। तो एक वीडियो में एड्रेस करूंगा आफ्टर पोस्ट 13 सितंबर, कैसे जेपीएससी में आगे बढ़ना है, कैसे करना है, वो सारा चीज़ मैं बता दूंगा। ठीक है। और जो लैंग्वेज पेपर है, खोटा पेपर, कैसे वो करना है, जैसे हम लोग के एडमिन है, उनका स्कोर बहुत अच्छा है, 105 आया है। दो मेरा खोटा में कम नंबर आया, बट उनका बहुत अच्छा है। मेरा जीएस में नंबर अच्छा है, बट खोटा में पता नहीं कम आ गया। उतना शायद मैं पढ़ा भी नहीं था खोटा। खोटा अलग लैंग्वेज है यार, उसके लिए पढ़ना पड़ा था। तो खैर, वो सारी चीज़ें हम लोग एड्रेस कर लेंगे। तो बहुत लोग का मेल भी आया था उस चीज़ के रिलेटेड, तो मैं उसको एड्रेस कर दूंगा एक दफ़ा। ठीक है। बायोटेक्निक इन विच अल्ट्रासोनिक साउंड इज यूज इज कॉल्ड सोनोग्राफी। अ पेशेंट हार्ट बीट रीचेज थ्रू मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। क्या ये टोटल इंटेंस रिफ्लेक्शन है या नहीं, बताना मुझे। मैक नंबर आपको याद आ रहा है? अग्नि हो गया, ये सब कितना मैक नंबर पे काम करता है? ठीक है, डेसिबल होता है मेजर करने के लिए। रेसिडेंशियल एरिया का, हाँ ये यूपीपीसी का सवाल है। 45 to 55 डेसिबल होता है किसका? रेसिडेंशियल एरिया थोड़ा पीसफुल होता है। साइलेंट एरिया का उससे कम होगा, 40 से 55। कमर्शियल एरिया का 55 to 65। इंडस्ट्रियल एरिया जहाँ पे ये लोग ठोकते रहते हैं ना, मेटल को ठोकते रहते हैं, 70 से 75 डेसिबल होता है उनका यूनिट। टॉलरेबल लिमिट ये इंपॉर्टेंट है, 85 डेसिबल तक आप टॉलरेट कर सकते हो, लेकिन उसके बाद अगर ज़्यादा होता है तो फिर इरिटेशन हो जाता है ना, फिर आप अ, बहुत वो होता है, प्रॉब्लम होने लगता है। ये 80 85 डेसिबल। लाउडनेस कितना दूर तक आपका आवाज़ जा सकता है, दैट इज़ ड्यू टू एम्पलीट्यूड। आप कई टीचर देखते होगे ना, जैसे वो एक टीचर थे हमारे मैथ्स के, गणित के मास्टर थे, यूट्यूब पे पढ़ाते थे, क्या तो उनका नाम था, वो बोलते नहीं थे ज़ोर से, महाकाल के आशीर्वाद से ठोकर ठोकर ऐसे ही कुछ बोलते थे। उनका क्या गया, लाउडनेस ज़्यादा हो गया, एम्पलीट्यूड से मेजर करते थे अपन। ठीक है। बेसिक यूनिट ऑफ साउंड इज कॉल्ड फोनीम्स। फोनीम्स होता है बेसिक यूनिट ऑफ साउंड। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये छूट गया था मुझसे। व्हेन अ साउंड गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर द क्वांटिटी दैट रिमेंस अनचेंज इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क कर लेना। कौन सा ऐसा चीज है जो चेंज नहीं होता है? क्योंकि फ्रीक्वेंसी का तो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, मीडियम पे तो डिपेंडेंट ही नहीं है वो। तो यहाँ से ये मीडियम से यहाँ जाओगे तो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगा, बाकी सारा एम्पलीट्यूड हो गया, स्पीड हो गया, सब चेंज हो जाएगा। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। When the same tone is placed on a sitar and a fluid, the sound can be distinguished from other because of the difference in pitch, loudness और quality. Quality only. ठीक है, pitch और loudness भी सेम रहा, फिर भी हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं क्या चीज से? क्वालिटी से, टिम्बर से। When modern TV is switched on, audio and video both start simultaneously. पहले के ज़माने में, आप दादाजी से सुनते होंगे या फिर पापा से सुनते होंगे कि उनका समय लगता था। पहले आवाज़ आता था, फिर दूरदर्शन के टाइम पे भी जो होंगे, शक्तिमान जो देखते होंगे 90 जेन ज़ी किड जो होंगे अभी 97 वाले तो उनको पता होगा कि पहले आवाज़ आता था, फिर वो आता था साउंड, ये क्या कहते हैं, विज़ुअल आता था शक्तिमान का। यार क्या ही था, शक्तिमान देखते थे, मालगुडी डेज़ मेरा तो फ़ेवरेट था, मालगुडी डेज़। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, एफएम एंड एएम का फुल फॉर्म पूछते हैं, ठीक है। पिक्चर सिग्नल्स आर ट्रांसमिटेड बाय एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, इंपॉर्टेंट है ना, पिक्चर किससे आता है? एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन से, और जो ऑडियो सिग्नल होता है वो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन से होता है। चलो इलेक्ट्रिक करंट पे आओ। ठीक है।
याद होना चाहिए आपको। वो फॉर्मूला आपको याद आ रहा है? एनर्जी इक्वल टू पावर इनटू टाइम। कितना देर आप यूज कर रहे हो पावर को, कैसे वॉट अगर है तो उसे किलो वॉट में करना पड़ता, आवर अगर मिनट में, उसको आवर्स में करना पड़ता, तो KWH आता था, हम लोग ये सॉल्व करते थे। सेम वही चीज है। 1 किलोवाट आवर इक्वल टू 3.6 जूल, ये इंपॉर्टेंट है ना, 1 किलोवाट। ये देखो, ये वाला आप इलेक्ट्रिक करंट वाला मैंने वीडियो करा रखा है ना, ये पर जाके देख लेना। मैं इसमें फास्ट रिवीजन ही करा रहा हूँ, जिनका हो चुका है वो तो फटाफट सुन लेंगे, तो उनका हो जाएगा काम। ठीक है, ये देखो, जब पैरेलल में होता है तो ऐसे हम लोग करते हैं, और सीरीज में रहा तो R1 + R2 देख लेते हैं, सीरीज पैरेलल। हाँ, डायनामो इज अ डिवाइस दैट कन्वर्शन करता है, मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। अच्छा, मुझे बताओ, आपके घर पे सीरीज कनेक्शन है या पैरेलल कनेक्शन है? व्हेन इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मोशन देयर इज नो लॉस ऑफ हीट। इलेक्ट्रिक मोटर क्या है? तोड़ो उसको, इलेक्ट्रिसिटी को किस में कन्वर्ट कर रहा है, मैकेनिकल एनर्जी में। इलेक्ट्रिक मोटर क्या होता है भाई? इलेक्ट्रिसिटी को कन्वर्ट कर रहा है मैकेनिकल एनर्जी में। डायनामो किस में वर्क करता है? मैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के फेनोमेना में वर्क करता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। फिलामेंट जो यूज होता है हमारे इलेक्ट्रिक बल्ब में, दैट इज कॉल्ड टंगस्टन। टेम्परेचर फिलामेंट लाइटेड इलेक्ट्रिक बल्ब जनरली ये काम का नहीं है। लाइटनिंग कैन इवन बर्न अ ट्री बिकॉज इट कंटेन्स ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। सही बात है, आप देखते होगे ना, लाइटनिंग होने के कारण से बहुत लोग का जान जोखिम भी हो जाता है। ठीक है, अर्थिंग हम लोग क्यों करते हैं? सेफ्टी पर्पज से करते हैं। लॉन्गेस्ट पिन क्या होता है? ग्राउंड टर्मिनल ही तो होता है। फ्यूज का क्या होता है? फ्यूज वेरी इंपॉर्टेंट है, हर बार ये सवाल पूछता है। ठीक है, फ्यूज का मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट। जिसको याद नहीं होता वो रट लो। ठीक है, फ्यूज का क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, तभी ना फ्यूज हो जाएगा, वरना जो आपका महंगा महंगा इंस्ट्रूमेंट है वो जल जाएगा, वो पिघल जाता है ना, वो पिघलना जरूरी है। सबके लिए मत पिघलना। डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक वायर इज बेसिकली पैरेलल कनेक्शन, जो मैंने बताया था आपको, घर पे जो कनेक्शन होता है पैरेलल होता है। अ वायर विद ब्लैक इंसुलेशन ड्यूरिंग इलेक्ट्रिक सप्लाई इज कॉल्ड न्यूट्रल वायर होता है वो। CFL फुल फॉर्म कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैम्प। अच्छा, आप मुझे एडिडास का फुल फॉर्म बताना, एडिडास का फुल फॉर्म क्या चीज़ का है? दो आपके एग्जाम में नहीं पूछेगा, बट बताना मुझे एडिडास का फुल फॉर्म क्या है। CFL और LED के बीच में डिफरेंस क्या होता है? टू प्रोड्यूस अ लाइट, CFL यूजेस मर्करी वेपर, वेरी इंपॉर्टेंट है। क्लोरोफ्लुसेंट, जैसे पहले आप एक और टीवी आता था ना, CFL वाला टीवी आता था, अब तो LED आने लगा। तो LED में क्या होता है? सेमीकंडक्टर होता है, डायोड होता है, वो सब यूज होता है। CFL लेस एनर्जी एफिशिएंट था, अब तो LED में ज्यादा होता है, LED में भी बड़ा बड़ा स्क्रीन आता है। यार, आँख बहुत पेन हो रहा है मेरा। कितना पेज बचा है? 17 ही पेज हुआ है अभी तक तो। The gases which are filled in fluorescent tube is called mercury and neon argon. ठीक है, white light produced in the tubes by oscillating the molecules. इलेक्ट्रिक बल्ब में कौन सा गैस प्रेजेंट होता है? नाइट्रोजन एंड आर्गन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाइट्रोजन एंड आर्गन आर प्रेजेंट इन इलेक्ट्रिक बल्ब। फ्लोरेसेंट ट्यूब्स आर फिटेड विद चोक, द चोक स्टेप्स अप द लाइन वोल्टेज को स्टेप। आपको याद आना चाहिए, स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या होता है? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। और मोबाइल चार्जर होता है, वो कौन सा होता है? बताना मुझे, स्टेप अप ट्रांसफार्मर या स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। P इक्वल टू वी आई, P इक्वल टू V²/R, ये सब फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको, इलेक्ट्रिसिटी बहुत अच्छे से हम लोगों ने कर रखा है। अच्छा, आ तो गया। ट्रांसफार्मर इज यूज टू स्टेप अप द और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। मोबाइल फोन चार्जर इज स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ठीक है, क्योंकि यार बहुत ज्यादा वोल्टेज आ रहा है ना, मान लो 400 वोल्टेज आ रहा है, आपको तो यूज केवल 12 वोल्ट का ही काम है, तो इसको स्टेप डाउन कर देता है। इलेक्ट्रिक जनरेटर, इलेक्ट्रिसिटी मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिक मोटर, जैसे इलेक्ट्रिसिटी मोटर को कन्वर्ट कर रहे हैं, तो नाम से ही छुपा हुआ है। ऑल्टरनेटिंग करंट, एक होता है डायरेक्ट करंट, जो यहाँ से जा रहा है करंट सेम जा रहा है। ऑल्टरनेटिंग करंट क्या होता है? ऑल्टरनेट करता है। डिवाइस फॉर कन्वर्टिंग ऑल्टरनेटिंग करंट, AC को DC में कन्वर्ट करना है, रेक्टिफायर यूज करेंगे अपन। ऑल्टरनेटिंग करंट इज कन्वर्टेड टू डायरेक्ट करंट बाय रेक्टिफायर। ठीक है, द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज ड्यू टू करंट सर्कुलेटिंग इनसाइड द कोर। करंट जो सर्कुलेट कर रहा है कोर के अंदर, कोर के अंदर मेरे को क्या आना चाहिए? नाइफ याद आना चाहिए, आयरन। ठीक है, विद दिस ये वाला कंप्लीट हो गया। कंडक्टिविटी पर आते हैं। कंडक्टिविटी क्या होता है? सब्सटेंस विच इज अ लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड ऑफर रेजिस्टेंस कॉल्ड कंडक्टर। कंडक्टर क्या होता है? लार्ज फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है और जीरो बहुत कम रेजिस्टेंस, तभी तो फ्लो करेगा। इससे मेरे को क्या याद आना चाहिए? कॉपर, मुझे याद आना चाहिए सिल्वर। ये सब क्या होता है? कंडक्टिविटी हाई होता है। थॉमसन इफेक्ट जो होता है, टू टू टेम्परेचर वेरिएशन अलॉन्ग कंडक्टर पोटेंशियल वेरिएशन। टेम्परेचर वेरिएशन के कारण से वेरिएशन होता है, जिसके कारण से ये फेनोमेना होता है। दिस फेनोमेना इज कॉल्ड थॉमसन इफेक्ट। 67 बीपीएससी का सवाल है ये। टेम्परेचर वेरिएशन के कारण से क्या होता है? पोटेंशियल वेरिएशन हो जाता है यहाँ पे। बेस्ट कंडक्टर क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी भी हम लोग ने कर रखा है अच्छे से।
सुपर कंडक्टर का क्या होता है, जीरो रेजिस्टेंस होता है, जीरो परमेबिलिटी होता है। जीरो परमेबिलिटी मतलब अंदर में इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड नहीं बन रहा है, और जीरो रेजिस्टेंस मतलब कोई जीरो रेजिस्टेंस ही नहीं है। टेम्परेचर जितना करोगे कम करोगे, लो टेम्परेचर, सुपर कंडक्टर मैंने बता रखा था ना आपको, लो टेम्परेचर में क्या होगा, कोई रेजिस्टेंस ही नहीं ऑफर होगा, आराम से काम हो जाएगा। ठीक है ठीक है। टेम्परेचर ऑफ सेमीकंडक्टर एट 0 केल्विन इज 0, तो पता ही है। रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर ऑन हीटिंग डिक्रीज कर जाता है। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड टू मेकिंग ट्रांजिस्टर इज कॉल्ड सिलिकॉन। सिलिकॉन का ये तो जमाना है अभी, सिलिकॉन हो गया, निकल हो गया। अब आओ न्यूक्लियर फिजिक्स में। सोचो ब्रेक लेते हैं 30 सेकंड का, गर्मी बहुत है, पसीना बहुत हो रहा है। चलो, डिस्कवरी ऑफ मिसॉन, ये काम का नहीं है। डिस्कवरी मिसॉन पॉजिट्रॉन ये पूछता नहीं है ना, इसको स्किप करो। जहाँ पे पूछेगा ना वो मैं करा दूंगा। द ब्रेकिंग अपार्ट ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एटम इज कॉल्ड फिजन। फ्यूजन क्या होता है, जो चीज मिलता है, मिल के बनने है, वैसे दो चीज को फ्यूज करके हम एक बना रहे हैं। फिजन में क्या होता है, बड़ा सा पार्टिकल है वो टूट रहा है, वो दैट इज कॉल्ड फिजन। द एनर्जी फ्रॉम सन इज रिलेटेड टू न्यूक्लियस फ्यूजन, ठीक है, बहुत बड़ा है। फ्यूज करा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ऐसा फ्यूज करा आइसोटोप उसका, इसी कारण से इतना ज्यादा उसके पास एनर्जी होता है फ्यूजन। स्टार्स ऑब्टेन द एनर्जी फ्रॉम न्यूक्लियर फ्यूजन एंड ग्रेविटेशनल कंट्रैक्शन। सोर्स ऑफ एनर्जी फ्रॉम सन इज न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, ठीक है। द न्यूक्लियर रिएक्टर इज अ मॉलिक्यूलर, छोड़िए। रेडियो एक्टिव एलिमेंट विच हैज बीन फाउंड टू हैव लार्ज रिजर्व्स इन इंडिया, थोरियम। थोरियम से ही होता है ना हमारा लास्ट प्रोडक्ट, क्या बनता है, लेड बनता है। सबको लेड बनना है लास्ट में। एटॉमिक बॉम्ब में क्या होता है, न्यूक्लियर फिजन होता है, ठीक है। हाइड्रोजन बॉम्ब में फिजन होता है, सॉरी, एटॉमिक बॉम्ब में फिजन होता है और हाइड्रोजन बॉम्ब में फ्यूजन होता है। फ्यूजन, फ्यूज करे ना, दो चीज फ्यूज होकर हाइड्रोजन बॉम्ब बनाता है, और जो एटॉमिक बॉम्ब में होता है फिशन। याद कर लो, ठीक है, ध्यान सुनो मेरी बात। एटॉमिक बॉम्ब में क्या होता है, फिजन होता है। एटॉमिक बॉम्ब में क्या होता है, फिजन होता है, और हाइड्रोजन बॉम्ब में फ्यूजन होता है। हाइड्रोजन बॉम्ब वाज डेवलप्ड एडवर्ड टेलर, ठीक है। अनकंट्रोल्ड फ्यूजन रिएक्शन होता है हाइड्रोजन बॉम्ब में, फ्यूजन रिएक्शन अनकंट्रोल्ड होता है, बहुत ज्यादा होता है, तभी तो हीट इतना निकलता है। लास्ट में अल्टीमेट प्रोडक्ट ऑफ रेडियोएक्टिव डिसइंटीग्रेशन इज लेड में कन्वर्ट हो जाता है। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस क्या होता है, अल्फा रेज, बीटा रेज, गामा रेज, ठीक है, अल्फा रेज, बीटा रेज, गामा रेज। इंडियाज फर्स्ट न्यूक्लियर प्लांट इज लोकेटेड एट तारापुर। कलपक्कम इज फेमस फॉर न्यूक्लियर पावर प्लांट। कलपक्कम तमिलनाडु में, नरोरा उत्तर प्रदेश में, काकरापार खाखड़ा से याद करो, खाखड़ा गुजरात होता है ना, और ट्रॉम्बे महाराष्ट्र। ट्रॉम्बे तो आपको पता है, और ट्रॉम्बे बे पोर्ट, ठीक है। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर कलपक्कम, जितना आप हीट दे रहे हो उतना ज्यादा आपका हीट प्रोड्यूस हो रहा है, दैट इज कॉल्ड फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। कहाँ पे फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। कौन सा प्रोसेस होता है, फिजन प्रोसेस होता है। बहुत एनर्जी देता है वो, ठीक है, कम लेता है बट देता ज्यादा है, ठीक है। इसे यही सवाल बनता है। कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन से तो सवाल नहीं बनता है, इसको स्किप करो। लास्ट में एक वो होना चाहिए, डिस्कवरी डिस्कवरी कौन किया था, वो एक सवाल पूछता है। स्पेस टेक्नोलॉजी भी नहीं पूछता है। स्पेस टेक्नोलॉजी का करंट अफेयर्स में करा दूंगा, इससे तो नहीं पूछता है ये। डिफेंस भी तो लेटेस्ट करंट पूछेगा, नहीं तो पुराना इसमें दिया हुआ है। साइंस एंड इन्वेंशन पे आ जाओ, ये इंपॉर्टेंट है। मशीन गन किससे इन्वेंट हुआ था, जेम्स पकल्स के द्वारा, ठीक है। ये नहीं पूछा है अभी तक, बीपीएससी में नहीं पूछा गया। थर्मोमीटर गैलिलो, स्पीड इंपॉर्टेंट है, और टेलीस्कोप देखो, दोनों चीज गैलिलो साहब ने किया था डिस्कवर, स्पीड भी किया था उन्होंने और टेलीस्कोप भी उन्होंने किया था, ठीक है। हाँ, यहाँ पे एक्सरे किसने खोज किया था, रोएंटन ने किया था। रेडियो किसने किया था, मार्कोनी ने किया था। विलियम रोएंटन इन्वेंटेड एक्सरे मशीन, ठीक है। स्टीम इंजन वाज इन्वेंटेड बाय whom, जेम्स वॉट। जेम्स वॉट ने क्या इन्वेंट किया था, स्टीम इंजन। टेलीफोन वाज इन्वेंटेड बाय ग्राहम बेल, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टेलीफोन कौन इन्वेंट किया था, ग्राहम बेल ने किया था, ठीक है। इलेक्ट्रिक बल्ब थॉमस एल्वा एडिशन। जेम्स वॉट ने स्टीम इंजन को किया था, बेयर्ड ने टेलीविजन, जेएल बेयर्ड। पेनिसिलिन, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, पेनिसिलिन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। एक्सरे रोएंटन तो अभी कितनी बार हम लोगों ने कर लिया। मीजल वैक्सीन एडवर्ड जेनर। क्या, मुझे बताओ, मीजल्स को खत्म करने का इंडिया ने कुछ प्लान किया है, कब तक करने का प्लान किया, क्या फिर हो चुका है। अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामिट किया था, ठीक है, ओपेनहाइमर। चार्ल्स डार्विन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, मैडम क्यूरी आइसोलेशन ऑफ रेडियम।
प्रिंसिपल ऑफ ब्लैक होल वाज इनिशिएटेड बाय एस चंद्रशेखर। ठीक है। बोलना चाह रहा था मैं, स्किप कर देता हूँ नहीं तो फिर और वीडियो लंबा जाएगा। एस्ट्रोफिजिक्स, ठीक है, एस चंद्रशेखर। मेरे घर पे इनका फोटो भी लगा हुआ है। द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाज डिस्कवर्ड बाय हर्ट्ज। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डिस्कवर किसके द्वारा किया गया था? हर्ट्ज के द्वारा किया गया था। लेकिन एक्सप्लेन कौन किया था? वो हमारे आइंस्टाइन साहब ने किया था। आइंस्टाइन 1921 में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जनरल थ्योरी रिलेटिविटी, स्पेसिफिक थ्योरी रिलेटिविटी। 1905 कहाँ गया? 1905 1915 स्पेसिफिक थ्योरी रिलेटिविटी, जनरल थ्योरी रिलेटिविटी। सारा चीज यहीं से तो पूरा खुला। उसके बाद स्टीफन हॉकिंग आए, बहुत सारे साइंटिस्ट आए, उन्होंने बताया ब्लैक होल के बारे में, बताया वार्म होल के बारे में, बताया टाइम डायलेशन का कॉन्सेप्ट, बताया ग्रेविटी के बारे में, बताया इंटरस्टेलर मूवी देखे होगे, टेनेट देखे होगे, ये सब उसी चीज पे तो है। अर्थात नेशनल साइंस डे सेलिब्रेटेड, सीवी रमन, द मैन हु न्यू इन्फिनिटी, एस रामानुजन। समय मिलेगा देखना ये मूवी। स्टीफन हॉकिंग, ठीक है। और यहाँ पे सवाल क्या है जैसे बन सकता है? हाँ, दिस मोशन ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स, क्वांटम मैकेनिक्स। अभी हाँ, एक और चीज क्वांटम मैकेनिक्स से रिलेटेड मेरे को और चीज याद आ रहा है। मैं करंट अफेयर्स का नेशनल अफेयर्स एक लाऊंगा और एक मैं क्वांटम तरफ से जोड़ूंगा। क्या कहते हैं इसको, बिहार स्पेशल जो है, पीवाईक्यू के अनुसार मैं सारा आपको नोट्स करा दूंगा। जैसे मैं, आप तो मेरा देखे होगे नोट्स कैसे कंप्रेस वे में रहता है, तो अगर बोलोगे तो मैं ले आऊंगा वो। लेजर का फुल फॉर्म क्या होता है? लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन एंड रेडिएशन। वेरी इंपॉर्टेंट। लेजर का फुल फॉर्म क्या होता है? लाइट, आंख बंद करो, लिखो, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। बस इस एक सवाल बन जाएगा आपका। चलो, रिवॉल्वर ये तो काम का नहीं है। शेवरॉन, एरोसोल। हाँ, ड्राई आइस क्या होता है? सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को ऊपर भी देख लेता हूँ। नहीं यार, ये सब सवाल बीपीएससी में तो नहीं पूछा गया है। बाकी अब अगर आपको पढ़ने का शौक है तो आप इसको पढ़ सकते हो, बट बीपीएससी में नहीं पूछा गया है। जो बीपीएससी का पीवाईक्यू और जैसे सवाल पूछता है वो मैंने आपको सारा 1 घंटे में करा दिया है। क्रायोजेनिक इंजन क्या होता है? जो बहुत लो टेम्परेचर में होता है। फ्रीजिंग लिविंग बॉडीज एट रिवाइव्ड लेटर। ठीक है, आप बताओ मुझे कौन सा ऐसा कंट्री जिसने ये चीज किया है। कोबाल्ट 60 क्या होता है? ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर के लिए होता है। ड्राई आइस क्या होता है? सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। आर्थराइटिस, यूरिक एसिड बढ़ जाता है। ठीक है, अडोबी सॉफ्टवेयर कंपनी है। रिस्ट वॉचेस। बस देखो, सारा चीज हम लोग ने जितना इंपॉर्टेंट है सारा चीज हम लोग ने कर लिया है फिजिक्स का। 1 घंटे में सारा फिजिक्स कंप्लीट हो गया हम लोग का। बस ये वीडियो को 4 बार सुन लोगे, 3 बार सुन लोगे, 5 बार सुन लोगे, बस फिजिक्स कभी गलत नहीं होने वाला है। सारा सवाल आप कर लोगे। क्यों? पीवाईक्यू पूरा घटना चक्र हम लोग ने कर लिया। और बीपीएससी का पीवाईक्यू मैंने देख लिया था। जितना पीवाईक्यू है सारा मैंने आपको बता दिया है। और जहाँ पे आपको दिक्कत हो रहा है, आप वन शॉट देख लो। इलेक्ट्रिसिटी का वन शॉट पड़ा हुआ है, ऑप्टिक्स का वन शॉट पड़ा हुआ है, और जो 5 घंटे का वीडियो है उसमें सारा कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर किया है। एंथैल्पी का भी करा दिया, थर्मोडायनेमिक्स करा लिया, मोशन करा लिया है, सैटेलाइट कैसे मूव करता है, फिर ग्रेविटी कैसे एक्ट करता है, रिलेटिव मोशन क्या होता है, अपैरेंट वेट क्या होता है, ऑप्टिक्स का पूरा डायग्राम दिखाया हूँ। सारा चीज़ मैंने करा रखा है, तो प्लीज़ उसको जाके देख लेना ये वीडियो कंप्लीट होने के बाद। और अच्छे से पढ़ाई करो। और करंट अफेयर्स का मैं धीरे-धीरे मैं 1 पेजर 2 पेजर वो नोट्स कराते रहूँगा। 15-20 मिनट में सारा चीज़ कंप्लीट करा दूँगा। ठीक है, फिर विद दिस आई हैव कंप्लीटेड एवरीथिंग ऑफ साइंस। साइंस यहाँ से खत्म हो चुका है। अब आपका टास्क है, आप उसको रिवाइज़ करो। नोट्स बना लिए हो तो वेरी गुड, उसमें नोट्स ऐड करो और बस रिवाइज़ करो अब। और कल के लिए तैयार रहना। कल टेस्ट आने वाला है आप लोग के लिए। अच्छे से उसको अटेम्प्ट करो और डोंट गेट डिमोटिवेटेड विद स्कोर कम आए जो है, क्योंकि पीवाईक्यू है, पूरा पीवाईक्यू के अनुसार है। तो अगर आपने अच्छे से पीवाईक्यू पढ़ा है तो आपका अच्छा स्कोर आएगा, बट डोंट गेट डिमोटिवेटेड। एक फ्यूल की तरह उसको लेना और बस आगे अच्छे से करते रहो। अभी 1 हफ्ता बचा है, अच्छे से पढ़ाई करो। ठीक है, फिर विद दिस लेट्स एंड दिस। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी, थैंक यू सो मच फॉर टॉलरेटिंग मी, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।